ओके तो आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम सेक्शन 27 ऑनवर्ड्स। पहले हम 27 से 30 तक कर लेंगे। दैट इज डीलिंग विद द रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड देन वी विल बी हैविंग सेक्शन 31 से लेकर 33 दैट इज डीलिंग विद द कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए है, मेंस में तो इतना क्वेश्चन आता नहीं है, हाँ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेसिशन का मतलब क्या होता है? रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और 31 से 33 है कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और अगर टाइम मिलेगा, अगर हमारे दो टॉपिक अच्छे से कवर हो गए तो विल आल्सो डू द सेक्शन 34 एंड 35, जो कि एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन करेंगे अगर टाइम मिला तो। दैट वुड बी अ डिक्लेरेटरी डिक्रीज। ठीक है, डिक्लेरेटरी डिक्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेसिशन का मतलब होता है खत्म या खंडित करना। ठीक है, रेसिशन खत्म कर देना, या यू कैन ऑल्सो कॉल इट कैंसल। इसको कैंसल भी बोल सकते हैं, खत्म कर देना कॉन्ट्रैक्ट को। जब हमें लगता है कि जो हमने चाहा वो चीज है नहीं इसके अंदर, देन वी कैन जस्ट डू इट, कैंसिल भी करवा सकते हैं उसको, रेसिशन यानी खत्म करवा सकते हैं। तो सेक्शन 27 से 30 तक ये प्रोविजन रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज प्रोवाइडेड इन द चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में डील किया गया है। पहले एक बार हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते, देन विल डू इट। तो ए जो है अपना कोई मकान बेचना चाहता है बी को, ठीक है, लेकिन ए क्या कर रहा है यहाँ पर, या तो फ्रॉड कर रहा है, इट कैन बी बाय द फ्रॉड, इट कैन बी बाय एनी अनडू इन्फ्लुएंस, कोई भी ग्राउंड हो सकता है। और ये सारे जो ग्राउंड्स हैं प्रोबेबली आपने देखा होगा, हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। इट कैन बी बाय फोर्स या कॉर्जन, दबाव डालता है, ठीक है, एंड देन इट कैन बी बाय म्यूचुअल मिस्टेक। तो इनमें से अगर कोई ग्राउंड है जहां पर ए ने या तो फ्रॉड करा है बी के साथ, जो मकान बेचना चाहता था लेकिन अब नहीं बेच रहा या फ्रॉड करता है, सो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट को रेस्किंड यानी खत्म कराया जा सकता है? द आंसर जो इसके पास है, बी के पास ये ऑप्शन होगा कि वो चाहे तो कोर्ट में जाएगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को रेस्किंड करा लेगा। ठीक है, क्योंकि ए पहले तो घर बेचना चाहता था लेकिन बाद में पता चला है तो इसने फ्रॉड किया है। तो बी के पास क्या क्या रेमेडीज होंगी? देखो बी के पास जनरली क्या रेमेडीज होंगी, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू बी? बी के पास अक्सर देखो या तो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर रेमेडीज हैं या इंस्ट्रूमेंट को लेकर। इंस्ट्रूमेंट वर्ड जो यहाँ यूज हुआ है ना सेक्शन 31 से लेकर 33 तक, और जगह भी इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है सेक्शन 26 में हम पढ़ चुके हैं, वहां पे रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। तो बी के पास क्या रेमेडी है? अगर उन्होंने ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा सकते हैं, बी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा सकता है। अगर इंस्ट्रूमेंट भी बन चुका है तो उस इंस्ट्रूमेंट को वो कैंसिल करवा सकता है। ठीक है, ए अपना मकान बी को बेचना चाहता था लेकिन बी को बाद में पता चलता है या तो ये फ्रॉड है। अब एक चीज बताओ, फ्रॉड या अंडर इन्फ्लुएंस वगैरह चीजें हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट जनरली क्या होता है? दैट इज अवॉइडेबल होता है ना, दैट इज वॉइडेबल। अगर हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझा है आप लोगों ने, तो उसमें देखा होगा वॉइडेबल कब कब होता है और वॉइड कब होता है। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जब होती है तो वॉइड होता है जनरली, मिस्टेक ऑफ फैक्ट दोनों साइड से, तो दैट इज जनरली वॉइड होता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं हम समझेंगे। तो बी के पास क्या क्या रेमेडीज होगी? तो बी के पास पहली रेमेडी है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, दूसरी रेमेडी है इंस्ट्रूमेंट को लेकर। तो दोनों सिचुएशन में क्या हो सकता है, इन केस कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, तो अगर हम इंस्ट्रूमेंट को लेके चलते हैं तो इंस्ट्रूमेंट कैन बी रेक्टिफाइड। तो इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाइड कराया जा सकता है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है दैट कैन बी रेक्टिफाइड अंडर सेक्शन 26, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ही है। और क्या किया जा सकता है,
इस कॉन्ट्रैक्ट को या इंस्ट्रूमेंट को ये कैंसिल भी कराया जा सकता है, इट कैन ऑल्सो बी कैंसल्ड। अब कैंसिल कैसे होगा, दो तरीके हैं इसके। देखो सबसे पहले अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराते हैं, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराते हैं तो हमें जाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट को जब कैंसिल कराते हैं तो उसको रेसिशन बोल देते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को जो हम कैंसिल करा रहे हैं तो हम इसको कहीं ना कहीं रेसिशन बोल रहे हैं, और रेसिशन कहाँ कवर है, अंडर सेक्शन 27 से लेकर 30 तक। बट अगर हम कैंसिल करा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को, तो यहाँ मैं इंस्ट्रूमेंट वर्ड लिख देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। इंस्ट्रूमेंट, इसको अगर हम कैंसिल कराते हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए हमें वर्ड यूज हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल साफ साफ नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 दैट इज डीलिंग विद द कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 30 से लेकर 31 से लेकर 33 तक। तो इस चीज को ध्यान में रखना, क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो कॉन्टेक्ट और इंस्ट्रूमेंट को या तो हम रेक्टिफाई करा सकते हैं, रेक्टिफाई कराएंगे तो 26, ये तो फर्स्ट रेमेडी हो गई। What is the second remedy? Second remedy, we can go for the cancellation of instrument or cancellation of a contract under section 227 to 30. That would be the rescission, or you can also call it cancellation of the contract. Contract को ही खत्म करवा लेना या इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करा लेना। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक ऐसा जरिया होता है जिससे हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे अगर सेल डीड बन गई तो सेल डीड को ही खत्म कैंसिल करवाना। ओके, जस्ट वेट कृतिका, लेट मी सी व्हाट्स योर क्वेश्चन। कृतिका आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर। सर मुझे कॉन्ट्रैक्ट और इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा। ओके, देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको मकान बेचूंगा, दैट इज ओनली अ कॉन्ट्रैक्ट, इट मस्ट बी इन अ रिटन फॉर्म ओनली, वो लिखित में होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को जरूरत होता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है कि हम उसको रजिस्टर कराएं या इंस्ट्रूमेंट बनाएं, वो जरूरत नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट आप और मैंने एक पेपर पे लिख लिया, दैट इज सफिशिएंट इटसेल्फ अ कॉन्ट्रैक्ट। बट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए, जैसे हम सपोज सेल डीड बनाते हैं, सेल डीड बनाई है तो हमने सेल डीड के लिए हमने स्टैम्प भी दी होगी, उसके बाद इस सेल डीड को हमने सब रजिस्ट्रार के पास जाकर, सब रजिस्ट्रार के पास जाकर क्या पता हमने इसको रजिस्टर्ड भी कराया होगा, और सेल डीड है तो रजिस्टर होगी होगी, मॉर्गेज डीड है तो रजिस्टर्ड भी होगी, अटेस्टेड भी होगी। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जरिया जिसके जरिए हम अपनी प्रॉपर्टी किसी को या किसी के राइट्स लायबिलिटी हम ट्रांसफर करते हैं, उसके लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कॉन्ट्रैक्ट तो सिंपली आप और मैं एक वर्बली एक पेपर पे लिख लेते हैं, आपने और मैंने साइन कर लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को भी इंप्लीमेंट करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ता है। अगर हम बात करें सेल डीड क्या है, देखो सेल डीड एक इंस्ट्रूमेंट तो है, लेकिन इससे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेल डीड में हमने क्या करा, ए बी को प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट के यानी सेल डीड के जरिए उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, वो इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। अब एक बात बताइए, चेक जो है, चेक भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। चेक इंस्ट्रूमेंट किस लिए, क्योंकि इसमें वो एक प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको कुछ पैसा दूंगा, पीडीसी अगर वो इशू करता है कि इतनी तारीख को आप चेक क्लियर कर सकते हैं, दैट इज अ इंस्ट्रूमेंट। हमारे और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो उसको एनफोर्स या फिर उसको लाइक लीगैलिटी देने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज किए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है कृतिका। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो ये देखो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट हमने लिख लिया है, कॉन्ट्रैक्ट तो रिटर्न में ओरली भी हो सकता है, रिटर्न में अगर लिख दिया है तो उसको ठीक कराया जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट को भी रेक्टिफाई कराया जा सकता है सेक्शन 26 में। बट इफ इट्स, अगर हम उसको कैंसिल कराना चाहते हैं यानी खत्म, रेस्किंड वर्ड ज्यादा बेटर होगा इंस्टेड ऑफ कैंसिलेशन। रेस्किंड, रेस्किंड होता है खत्म करना, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पूरा खत्म करना। मैं एग्जाम्पल दूंगा, समझ में भी आ जाएगा आपको, ठीक है। तो सेक्शन 27 से 30 का हम यूज करेंगे। और अगर हम कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट बन गया है, जैसे इसमें हम एक चीज मैं भी आपको बता देता हूँ, सपोज करो सेल डीड हो गई, और सेल डीड होने के बाद वो रजिस्टर होती है कहाँ, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाती है, वहां पे बहुत सारी बुक्स होती हैं जिसमें वॉल्यूम नंबर डलता है, पेज नंबर होता है, बहुत सारी चीज ऐसे करके डलती है, ठीक है। तो उसमें एंट्री हो जाती है। तो अगर आपने, मैंने आपको प्रॉपर्टी बेची है लेकिन बाद में हम दोनों ने वो कैंसिल करा लिया है, वो सेल डीड ही कैंसिल करा ली है, तो आपका नाम तो रिकॉर्ड्स में आ चुका है। तो इस केस में क्या होता है, कोर्ट जो है कॉपी
सब रजिस्ट्रार को भी भेजते हैं कि भाई वहां से उसका नाम कैंसिल कर दिया जाए, नाम हटा दिया जाए, ठीक है। तो ये होता है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अभी हम आगे पढ़ेंगे और चीजें, पहले एक बार हम 27 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 27, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यू कैन कॉल इट, इसको कैंसिलेशन बोल दो या खंडित, हिंदी में तो वैसे खंडित ही बोलते हैं, खत्म कर देना, रेसिशन। सेक्शन 27 क्या कहता है? व्हेन रेसिशन, व्हेन रेसिशन मे बी एडजस्ट, मे बी दो चीजें हैं इसमें। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे मे बी एडजस्ट, कब ये दिया जाएगा, कब ये किया जा सकता है, ठीक है, एडजस्ट। और बाद में हम पढ़ेंगे व्हेन इट कैन बी रिफ्यूज्ड, ठीक है, कब ये रिफ्यूज किया जा सकता है। दो चीजें हैं इसमें सेक्शन 27 में। तो व्हेन इट कैन बी एडजस्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कब खत्म किया जाएगा? तो फर्स्ट सिचुएशन है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो, वॉइडेबल हो। इसमें मैं फर्स्ट पॉइंट बना रहा हूं, फर्स्ट क्या है, वॉइडेबल हो, ठीक है। दूसरा हम इसी को डिवाइड कर लेते हैं, टर्मिनेबल हो, या कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में अनलॉफुल हो। अनलॉफुल, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में अनलॉफुल हो। कॉन्ट्रैक्ट जब वॉइडेबल है, वॉइडेबल आप लोग मुझे बता दीजिए कब कब होता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल? हाँ जी, कब कब होता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल? In case of coercion, under influence, misrepresentation. हाँ जी, तो आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ा ही है, तो उसमें जितनी भी चीजें आपने जानी है वो सारी चीज जहाँ पे वॉइडेबल होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें हैं जहाँ पे वॉइडेबल है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, आपने पढ़ा होगा सेक्शन 19 पढ़ा होगा, 19A भी पढ़ा होगा, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल कब होगा? जब किसी को आपने दबाव में डाला हो, कॉर्जन हो, ठीक है, कॉर्जन। ये हो सकता है अंडर इन्फ्लुएंस, हो सकता है जो भी मैंने अभी लिखे भी थे, अंडर इन्फ्लुएंस, दैट कैन बी फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। इन सारी सिचुएशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। ध्यान रखना यहाँ टर्मिनोलॉजी क्या यूज हुई है। सेक्शन 26 में क्या टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी, कीवर्ड्स क्या थे उसके? दो कीवर्ड्स, तो फ्रॉड एंड म्यूचुअल मिस्टेक, ठीक है। ये याद रखना है आपको, यहीं से क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन 27 में क्या वर्ड यूज हुआ, वॉइडेबल। और जब हम जाएंगे कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वहां क्या वर्ड यूज होगा, वहां दोनों यूज हुआ है, वॉइड और वॉइडेबल। तो वॉइडेबल की सिचुएशन में, वॉइडेबल का मतलब क्या होता है कि एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा दे। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कौन खत्म कराएगा? अरे ए ने फ्रॉड कराया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कराने कौन जाएगा? बी जाएगा ना। हाँ जी, तो बी जा सकता है कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कराने, ठीक है। तो लेकिन उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल है, क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉर्जन। कॉर्जन क्या होता है, कहां पर लिखा है कॉर्जन? 15. 15, अंडर इन्फ्लुएंस 16, ठीक है, फ्रॉड 17, मिसरिप्रेजेंटेशन 18। एम आई राइट? तो ये सारे आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा। जिसकी कॉन्ट्रैक्ट पे कमांड है, जिसकी टीपीए पे कमांड है, उसको सारे बहुत ही इजीली वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मिस कर रहे हैं वो चीजें, तो आप दोबारा से वीडियोज या लेक्चर्स देख लीजिए, कोई डाउट होगा ही नहीं आप लोगों को। तो इस सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएगा, और वॉइडेबल जिसके पास ऑप्शन होता है, ही कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर द रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ सेकंड क्या लिखा है वर्ड मैंने, टर्मिनेबल। व्हाट इज टर्मिनेबल? टर्मिनेबल का मतलब होता है डिटरमिनेबल, डिटरमिनेबल यानी जिसको खत्म किया जा सकता है, खत्म किया जा सके। अब किसको खत्म किया जा सकता है? अगर आपने ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उसमें कोई क्लॉज डाला हुआ है, आपने क्या क्लॉज डाला हुआ है कि बी जब मन चाहे उसको खत्म कर सकता है, ठीक है। देयर वाज अ रिजर्विंग द राइट, यू कैन कॉल इट रिजर्विंग द राइट,
रिजर्विंग द राइट, एक राइट आपने ऐसा रखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई जो पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती है, राइट। या इट कैन बी पॉसिबल, ऐसा हो भी सकता है कि किसी इंसान के पास ये अधिकार हो, एंटाइटल टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, ऑन हैपनिंग ऑफ पर्टिकुलर इवेंट। या तो राइट रिजर्व कर रखा है, या एक इंसान या कोई भी इंसान, दोनों एंटाइटल हो सकते हैं ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। पर्टिकुलर इवेंट अगर होगा तो ये मान लिया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया है। और क्या हो सकता है, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने लिखा हो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट अगर जो ब्रीच करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लिख सकते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट्स में, कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। या अगर कोई पार्टी नॉन परफॉर्म करेगी, नॉन परफॉर्मेंस की सिचुएशन में, ठीक है, तो इन सिचुएशन को हम बोलते हैं टर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो टर्मिनेट खत्म किया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ आइदर पार्टी। और तीसरा क्या हो सकता है, व्हाट इज थर्ड वन, अनलॉफुल, जो लिखा है हमने, अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने आप में अनलॉफुल है। अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट को तुम एनफोर्स नहीं करा सकते, जब एनफोर्स नहीं करा सकते इसमें, लेकिन एक चीज देखनी होती है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म किया जा सकता है, बट यहाँ पर क्या है, जो पार्टी, एक वर्ड होता है पार्टी डेलिक्टो, आप मुझे बताना इसका मतलब क्या होता है, पारी डेलिक्टो, सॉरी, पारी डेलिक्टो का मतलब क्या होता है, हु कैन टेल मी? हाँ जी, पारी डेलिक्टो क्या होता है? So when both the parties are at fault, then court see who is at less fault, उसके फेवर में फिर डिसीजन शायद जाता है। देखो, पारी का मतलब होता है इक्वल, डेलिक्टो फॉल्ट बोलते हैं, पहली बात इसको बोलेंगे हम पारी डेलिक्टो, पार्टी एट इक्वल फॉल्ट। तो अगर दोनों की गलती सेम है, इक्वल फुटिंग पे है ना ये, तो यहाँ पे ये यूज नहीं होगा ये सेक्शन का क्लॉज। बट हाँ, जिसकी गलती कम है, जिसकी गलती कम है वो कोर्ट में जा सकता है, ठीक है, जिसकी गलती कम है वो कोर्ट में जा सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाए। मुझे पता है अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एग्जाम्पल दूंगा समझ में आ जाएगा। तो वैसे लिख लेते हैं, पार्टी एट लेस फॉल्ट, भाई जनरली दोनों की गलती हो तो ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर जिस पार्टी की कम गलती है वो कोर्ट में जा सकता है, एज अ प्लेंटिफ वो कोर्ट में जाएगा और वो डिफेंडेंट के खिलाफ ये कहेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में कैसा है, ये अनलॉफुल है। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा अपने आप में अनलॉफुल है। एग्जाम्पल से समझते हैं, और ये एग्जाम्पल पेपर में आपको इलस्ट्रेशन बनकर आता है, ठीक है। कुछ ऐसी इलस्ट्रेशन है जो मैंने आपको बताया, हम पुराने एक्ट से लेते हैं जो आपके बेरेट में नजर नहीं आएंगे। तो इलस्ट्रेशन क्या थी, वहां पर एक अटॉर्नी है, वकील साहब है, एक एडवोकेट है, वो अपने क्लाइंट से ये कहते हैं कि काम कीजिए, सपोज कीजिए जो उसकी क्लाइंट है वो हिंदू विडो है, उससे वो ये कहते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी है ना मुझे ट्रांसफर कर दीजिए, अपनी प्रॉपर्टी जो विडो है, हिंदू विडो, मुझे ट्रांसफर कर दीजिए, ताकि जो ये है हिंदू विडो है, इसके कई सारे क्रेडिटर्स हैं, इसके कई सारे क्रेडिटर है, क्रेडिटर यानी इस हिंदू विडो को पैसा देना है, इसके सारे कई क्रेडिटर हैं। तो इसने क्या करा, एडवोकेट साहब ने इसको एडवाइस दी कि टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर, टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर, कि आपको क्रेडिटर को पैसा नहीं देना पड़ेगा, आप एक काम कीजिए, अपनी प्रॉपर्टी मेरे को दे दीजिए, डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। अच्छा, कोई बता सकता है मैं किस सेक्शन की बात कर रहा हूँ टीपीए के? हाँ जी, ये जो डिफ्रॉड फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, हाँ जी, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर कौन सा सेक्शन है? 53। अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इन सेक्शंस पे, ठीक है। 53, तो 53 सेक्शन है जहां पर कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी, अपने जो क्रेडिटर है जिनको उसको पैसा देना है उनको डिफ्रॉड करने के लिए, ताकि पैसा ना देना पड़े, तो प्रॉपर्टी पहले ही डिस्पोज ऑफ कर देता है, तो कोर्ट इस सिचुएशन में, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है, वॉइडेबल होता है वो, ठीक है। ये भी यूपी हायर जुडिशियल सर्विस पेपर में भी आया हुआ था ये, ठीक है, वॉइडेबल होता है ये। तो अब इसने क्या करा, एडवोकेट साहब ने इसको एक एडवाइस दे दी कि भी आप एक काम कीजिए, आप हिंदू विडो है तो आप अपने क्रेडिटर को डिफ्रॉड करिए और आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दीजिए। क्लाइंट आपका जो हिंदू विडो को जिनको पैसा देना वो आएंगे तो आप उनको दे नहीं पाओगे,
आपकी प्रॉपर्टी बच जाएगी। तो एक बात बताइए, इसमें क्या बाद में ये जो विडो है, क्या विडो अब कोर्ट में जा सकती है कि मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वकील साहब के साथ, मैंने जो उनके साथ अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, इसको खारिज कर दिया जाए? कैन इट बी डन? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Whose party at the fault? जिसका किसका ज्यादा फॉल्ट है? Advocate. एडवोकेट साहब का ज्यादा फॉल्ट है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एडवाइस दी। ये पार्टी कम फॉल्ट पे है, इसका भी गलत इरादा है, बट हु हैज द लेस फॉल्ट? विडो। तो विडो जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने वकील साहब के साथ कर लिया है, इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा सकती है। शी कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर द रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक चीज, सबकी पार्टी इक्वल फॉल्ट पे नहीं होना चाहिए। इफ द पार्टी वुड बी एट इक्वल फॉल्ट, दैट दिस रेसिशन कैन नॉट बी आस्क्ड बाय द प्लेंटिफ। समझ में आई बात? हाँ जी। But sir, unlawful contract तो अपने आप में ही void होते हैं, तो फिर वो बना अनलॉफुल कैसे? वॉइड होते हैं, लेकिन इसको पूरा तो पढ़े, पूरा क्या, ये भी अनलॉफुल ही होता है। लेकिन एक बात बताओ, ये क्या है, नजर क्या आ रहा है इससे? कंक्लूजन से ही निकल के आना, तो फॉर डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर। एक होती है अनलॉफुल, एक होता है इलीगल। बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में पता होना चाहिए। जो इलीगल होगा अपने आप में वॉइड होगा, लेकिन अनलॉफुल जो होता है वो वॉइड नहीं होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो देखना दोबारा से, जहां तक कमियां नजर आ रही है ना, क्योंकि अनलॉफुल वॉइडेबल हो सकता है, वॉइड नहीं होता। हाँ, इलीगल वॉइड होता है अपने आप में। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये जो नजर आ रहा है इनका एडवोकेट्स और विडो के बीच में, ये अपने आप में अनलॉफुल तो है। अनलॉफुल कहीं ना कहीं विच इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होता है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। अब यहाँ पर हमें क्या देखना होता है कि कौन ज्यादा गलती में है। जो ज्यादा गलती में है उसके अगेंस्ट हम जा सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराने के लिए। एक एग्जाम्पल इससे रिलेटेड नहीं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। और अब एक बात बताइए, एक ए ने अपनी एक फील्ड बेची है, ए अपना खेत बेचता है बी को, ठीक है, और इस खेत के ऊपर एक राइट टू वे ओवर द फील्ड है, इसके ऊपर से किसी का अधिकार है जाने का। मान लो इस खेत के ऊपर से यहाँ से रास्ता जाता है, ये बात ए ने बी को नहीं बताई थी। अब आप बताइए बी के पास क्या ऑप्शन होंगे? ये बात ए ने छुपाई थी, ठीक है। ए ने जब बात छुपाई तो क्या हुआ? मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, या फ्रॉड किया है इसने जानबूझकर। अब ये जो है बी के पास ऑप्शन है, क्या ये रेस्टेंड करेगा? भाई साहब इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपका प्लॉट और लॉट, इस पे तो ऑलरेडी ईजमेंट अधिकार है किसी का, व्हाई वुड आई परचेज दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर ये बात इन्हें छुपाई होगी तो बी कोर्ट में जाएगा सेक्शन 27 के तहत, और ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा लेगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऑप्शन है, वॉइडेबल है ना, ये दैट इज वॉइडेबल। मिसरिप्रेजेंटेशन की सिचुएशन में वॉइडेबल होता है, फ्रॉड में भी वॉइडेबल होता है। लेकिन सर अगर वो ये प्रॉपर्टी अगर वो फिर भी खरीदना चाहेगा, तो वो 26 के अंदर रेक्टिफिकेशन करके ले सकेगा ना? वो तो कुछ भी ले सकता है, बिल्कुल 26 में वो ले लेगा। और यहाँ पर वो कैंसिल ही करा रहा है कॉन्ट्रैक्ट को ही। या तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करा रहा है, ठीक है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं लेनी तुम्हारी प्रॉपर्टी। लेकिन अगर उसे पता है ईजमेंट है तो वो लेना चाहे तो ले ले, क्या फर्क पड़ रहा है। और देखो वहां कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका 26 में भी अगर हम बात करें, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है कि वो इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कराना, इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ हुई हो तो ये तो उसकी जरूरत भी नहीं है, 26 की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, 26 की भी जरूरत नहीं है। वॉइडेबल में तो जिस इंसान के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो कोर्ट में जाके चैलेंज करता है, तो इसको 26 में, हाँ, अगर उसमें डॉक्यूमेंट में गड़बड़ हुई हो तो वो उसको रेक्टिफाई करवा सकता है बी कोर्ट में जाके। 26 की कोई यूज नहीं है यहाँ पर, नो यूज, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट तो ठीक है ना, वो जमीन तो वही बेच रहा है ना। इस जमीन का नाम मान लो, प्लॉट नंबर क्या है, इसका खसरा नंबर XYZ है और प्लॉट नंबर कुछ भी है ABC। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होगी, माना कि इसमें ईजमेंट राइट भी है, लेकिन इसमें हमने गलती से XYZ की जगह ABC लिख दिया है, दैट कैन बी रेक्टिफाइड अंडर 26, ठीक है। ओके सर। इसका यूज नहीं है 26 में।
क्योंकि वो डिफॉल्टिंग चीज लेना चाहता है तो ऑनरशिप तो ट्रांसफर हो ही रही है ना बी के पास, माना कि उसमें ईजमेंट राइट हो। ओके, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि ये अभी मैंने आपको जो बताया ये है कि कब ये कोर्ट एडजज करेगी कि भाई हाँ कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर दिया जाए, ठीक है। कोर्ट कर रही है ना एडजज कि भाई कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर दिया जाए। व्हेन डिसीजन में बी एडजज, कब कब, द वॉइडेबल, टर्मिनेबल और लॉफुल। अब इसमें हम पढ़ेंगे कब ये मना होगा। मैंने यहाँ लिखा था ना व्हेन इट वुड बी रिफ्यूज्ड, कब ये मना हो जाएगा वो भी पढ़ लेते हैं। When it will be refused, कब कब मना होगा। ये चार ऐसी सिचुएशन है जब मना हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेसेशन कब नहीं मिलेगा, रेसेशन कब नहीं मिलेगा सेक्शन 27 का 2 है, ठीक है। सेक्शन 27 का 2 है, सारे इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बड़ा तो नहीं आएगा फुल फ्लेज। रेसेशन कब मना हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने रेक्टिफिकेशन के लिए आप चले गए, जब आपने ऑलरेडी किसी डॉक्यूमेंट को रेक्टिफाई करा लिया है। जब आप एक ऑलरेडी चीज आप कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करो, बस रेक्टिफाई कर दो उसमें जो गड़बड़ है। अगर आपने रेक्टिफिकेशन करवा लिया है देन यू कैन नॉट गो फॉर दी कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा थोड़ी ना कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करा लो और जो आपके फेवर में चीज है उसको सही भी करा लो, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा व्हेन रेस्टोरेशन नॉट पॉसिबल, रेस्टोरेशन नॉट पॉसिबल। अब इसकी जो बेरेक में लैंग्वेज है वो अलग तरीके से लिखे, वो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल में जब प्लेंटिफ ने रेक्टिफाई करा लिया है, प्लेंटिफ ने जो रेक्टिफिकेशन मांग लिया है अंडर सेक्शन 26 और रेस्टोरेशन नॉट पॉसिबल, जब कुछ चीजें हैं जो पहले परिस्थितियां बदल जाती है ना, वक्त के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो अगर परिस्थितियां बदल गई है, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं, देन द रेस्टोरेशन इज नॉट पॉसिबल। चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, ठीक है। जो पहले पोजीशन थी वो नहीं रही तो वो कॉन्ट्रैक्ट रेसिशन मना कर दिया जाएगा। थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड है जहां पे थर्ड पार्टी एक्वायर्ड द राइट, जहां पे तीसरी पार्टी को एक राइट मिल गया हो, थर्ड पार्टी एक्वायर्ड अ राइट। लेकिन थर्ड पार्टी के पास कैसे एक्वायर हुआ हो राइट, उसने गुड फेथ में प्रॉपर्टी खरीदी हो, कंसिडरेशन हो, कई जगह वर्ड वैल्यू लिखा है, ठीक है। वैल्यू, वैल्यू का मतलब कंसिडरेशन ही होता है, ठीक है। और विदाउट नोटिस, तो मना हो जाएगा। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, माना कि बी के साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, बट ये जो प्रॉपर्टी है ऑलरेडी ए ने सी को बेच दी है, बट सी को पता इस बारे में नोटिस नहीं था कि ए और बी के बीच में पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, गुड फेथ में इसने खरीदी है, थर्ड पार्टी का राइट ड्राइव्ड हो गया है, ठीक है, विदाउट नोटिस एंड फॉर द कंसिडरेशन वैल्यू। तो लॉ हमेशा इस इंसान को प्रोटेक्ट करता है जो गुड फेथ में चीज खरीदता है, ठीक है। तो ए अब क्या है, अगर बी सी को ऑलरेडी बेच चुका है, माना कि बी के साथ फ्रॉड हुआ है, तो अब ये जो है इसके कॉन्ट्रैक्ट को अगर ये बन चुका है, ए और बी सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो इसको रेस्किंड नहीं किया जाएगा। एंड द फोर्थ वन, rescission of the part of the contract, rescission of part of contract। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेपरेबल नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉट सेपरेबल है, दैट इज नॉट सेपरेबल। जब वो सेपरेबल नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कुछ पार्ट उसका कैंसिल कर दो, कुछ पार्ट को चलने दो, अगर इफ इट इज नॉट सेपरेबल। बट इफ इट इज सेपरेबल देन इट कैन बी डन, ठीक है। तो ये चारों चीजें हैं कि बेरेफ में लिखी हैं, एक एक करके हम पढ़ ही लेंगे। सर ये जो आपने ए बी वाला बताया, इसमें आपने लास्ट में क्या बोल दिया? ए बी
मैंने कहा है अगर ए और सी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ए ने जो मकान जो बी को बेचा जाना था वो किसको बेच दिया है? सी को। वो सी को बेच दिया है, तो सी का राइट हो गया ना यहाँ पे। अब सी एक बोनाफाइड परचेजर, इसका राइट भी आ गया है। तो अब बी जो है वो कैंसिल नहीं करा सकता इस डॉक्यूमेंट को जो ए और सी के बीच में एग्जीक्यूट हो गया है। ए एंड सी के बीच में। हाँ जी, ये जो इनके बीच में हो गया हुआ ना ए और सी के बीच में, यहाँ रिफ्यूज हो रहा है ना, रेसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मना हो रहा है। क्यों मना हो रहा है? क्योंकि थर्ड पार्टी का राइट ड्राइव हो चुका है। एक बार बेरेक्ट पढ़ते हैं, उसकी लैंग्वेज भी देख लेते हैं। ओके, नाउ व्हेन रेसिशन में बी एडजस्ट, तो 27 के 1 में लिखा है कब कोर्ट रेसिशन कर देगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कब करेगी और कब मना कर देगी। एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट में sue to have it rescinded, के उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाए। एंड सच रेसिशन में बी एडजज्ड बाय द कोर्ट इन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केसेस में होगा? ये दो बातें बताई गई हैं, लेकिन मैंने इनको 3 में डिवाइड किया है ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। Where the contract is avoidable, voidable वही हो गया fraud, coercion, misrepresentation, ठीक है। And contract is terminable by the plaintiff, that means the option would be having on the plaintiff that it can be terminated. अब terminated कब हो सकता है? On the happening of any event or in the case of breach of the contract। अगर दूसरे defendant ने contract को breach किया है तो there was an option on the plaintiff that he can terminate the contract, ठीक है। तो इस सिचुएशन में प्लेंटिफ कह देगा मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना नहीं चाहता हूं, इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कीजिए। नाउ वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम में अनलॉफुल है, फॉर कॉज नॉट एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, दिखाई ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल है लेकिन अल्टीमेटली वो अनलॉफुल था। जैसे हमने वकील की बात करी थी, वकील साहब ने उसको कहीं ना कहीं इंड्यूस करा, आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दीजिए। प्रॉपर्टी तो जेन्युइनली ट्रांसफर हो ही रही है, लेकिन उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट which is not visible, जो नहीं नजर आ रहा था। एक आम आदमी को थोड़ी ना पता होती सारी बातें, ठीक है। तो दिखने में तो वो सही लग रहा था, लेकिन वो पीछे से कुछ और था, दिखने में वो तो कहीं ना कहीं वो अनलॉफुल था। उस सिचुएशन में क्या होता है? डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम देन द प्लेंटिफ। ज्यादा गलती किसकी है? डिफेंडेंट की। ज्यादा गलती किसकी है? वकील साहब की। तो जो बी है, जो लेडी है, जो हिंदू विडो थी, वो कोर्ट में जाकर कह सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करवा दीजिए, ठीक है। नॉट अब 2 क्या कहता है? 27 का 2, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सबसेक्शन 1 में जो भी कुछ लिखा है, ऐसा होते हुए भी द कोर्ट में रिफ्यूज टू रेस्किन, कोर्ट मना कर देगी भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट खारिज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लेंटिफ हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेक्टिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट। जब प्लेंटिफ अपनी चीजों को सही करवा ही चुका है, ठीक है, वो रेडी है सब चीजों को परफॉर्म करने के लिए, तो ये रिलीफ नहीं मिलेगी। और बी कहता है वेयर ओइंग टू द चेंज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां बदल जाती है टाइम के साथ, व्हिच हैज टेकन प्लेस सिंस द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किया तो परिस्थितियां कुछ और थी, अब कुछ और है। नॉट बीइंग ड्यू टू द एनी एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट हिमसेल्फ, द पार्टी कैन नॉट बी सब्सटेंशियली रिस्टोर्ड टू द पोजीशन। अब उस पार्टी को उस सिचुएशन में नहीं लाया जा सकता in which they stood when the contract was made, जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तो उस सिचुएशन में नहीं लाया जा सकता। तो इस सिचुएशन में भी कॉन्ट्रैक्ट को रेस्किन करने से मना कर दिया जाएगा। थर्ड क्या कहता है? थर्ड क्या कहता है? इसके लिए आप एक लीगल मैक्सिम भी लिख लेंगे। लीगल मैक्सिम है स्टेटस क्वो एंटे, ठीक है, अभी मैं लिखवा भी दूंगा, यानी उस परिस्थिति में नहीं लाया। स्टेटस क्वो क्या होता है? स्टेटस क्वो, व्हाट इज स्टेटस क्वो? टू रिस्टोर इन द प्रीवियस पोजीशन। रिस्टोर नहीं होता, यथा स्थिति बोलते हैं, जैसी स्थिति है वैसे ही बनाना, रिस्टोर नहीं होता, ध्यान रखना। वो स्टेटस को जो होता है ना, स्टेटस को यथा स्थिति, जैसी स्थिति वैसी बना दो। इंजंक्शन जब मिलता है ना, तो इंजंक्शन में जैसी स्थिति है वैसी, लेकिन अगर इंजंक्शन में हम कह रहे कि उसको जैसी पहली स्थिति थी वैसी लेके आ जाओ, तो उसको बोलते हैं स्टेटस को एंटे, ANTE भी होता है, ANTE, जैसी स्थिति है पहली जैसी स्थिति में ले आओ, ठीक है। स्टेटस को तो एक अलग चीज है, स्टेटस को जैसी स्थिति है वैसी रहने दो, ये दीवार खड़ी है या बननी है इसको इतना ही रहने दो, ठीक है, वो बोलते हैं स्टेटस को, यथा स्थिति बनाए रखो। सी कहता है where the third party have during the subsistence of the contract, कॉन्ट्रैक्ट अभी चल ही रहा था ए और बी के बीच में, उसी दौरान
acquired right in the good faith with notice without notice and for the value, यानी सी को प्रॉपर्टी बेच दी गई, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी में भी बरकरार था, लेकिन उसी दौरान ए ने सी को प्रॉपर्टी बेच दी है विद विदाउट नोटिस और द वैल्यू इन गुड फेथ, अगर उसने परचेज करी है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट खारिज नहीं होगा। और वेयर ओनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टू बी रेस्किंडेड, वेयर ओनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टू बी रेस्किंडेड, सच पार्ट इज नॉट सेवरेबल, वो पार्ट अलग नहीं हो सकता फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो अलग नहीं हो सकता, नॉट सेवरेबल है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही मना कर दिया जाएगा कि ये खारिज नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन कहता है इन दिस सेक्शन द कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू टेरिटरी विद दिस ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट एक्सटेंड मीन द कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। इन दिस सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, इन रिलेशन टू टेरिटरी विद व्हिच द टीपीए डज नॉट एक्सटेंड, जहां पे टीपीए अप्लाई नहीं होगा, मींस कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग मान लिया जाएगा। दैट इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। 28 भी हम आगे करते हैं। अच्छा, वो जो वर्ड है ना लिख लेना आप, स्टेटस को, उसमें ANTE और लिखना, ठीक है, यथास्थिति को पहली जैसी स्थिति में लेके आ जाना। अब हम बात करेंगे 28 जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। रेसिशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और लीज, दो चीजों के लिए है ये। खारिज करना कॉन्ट्रैक्ट को कुछ ऐसी परिस्थितियों में जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सेल का या लीज का, of immoral property, the specific performance of which has been decreed, और कोर्ट ने specific performance दे भी दिया था, कोर्ट ने कह दिया था दूसरी पार्टी से कि आप specific performance करें, लेकिन उसके बाद भी दूसरी पार्टी specific performance नहीं करती है, तो बाद में कोर्ट क्या करेगी, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री जो पास हो गई है उसको भी क्या कर देगी, कैंसिल यानी खत्म कर देगी। एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। पहले एग्जाम्पल ही समझ लेते हैं, ठीक है, पहले एग्जाम्पल समझते हैं। सेक्शन 28, सेक्शन 28 में लिखा है रेसिशन इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में खारिज किया जाना। ये स्पेसिफिक प्रोविजन है, ठीक है, उन्हीं चीजों में अप्लाई होगा जो आपके टाइटल में लिखा है। रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन सर्टेन केसेस, सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, जहां पे सेल हुई या लीज हुई थी, सेल या लीज के केस में। अब सेल और लीज से, लेकिन पर्टिकुलरली इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें कोर्ट ने क्या दे दिया था, कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डिक्री भी पास कर दी थी। अब इसको पहले एग्जांपल से समझेंगे तब समझ में आएगा। एक ए है, एक अपना घर बेचना चाहता है बी को, और घर बेचने के लिए बी ने कुछ एडवांस मनी भी दे दी, मान के चलो 1 लाख रुपया बी ने एज अ अर्नेस्ट मनी दे दी, ठीक है। अब ए लेकिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से मना कर देता कि मैं कॉन्ट्रैक्ट, मान के चलो ये 10 लाख रुपए का था, 10 लाख रुपए का मकान दिया जाना था, ए अपना मकान 10 लाख का बेचता है, लेकिन बी ने ऑलरेडी 1 लाख रुपए अर्नेस्ट मनी दे दी है, अर्नेस्ट मनी। उसके बाद क्या करता है, बी जाता है कोर्ट में कि ए मना कर देता मैं मकान नहीं बेच रहा हूं, तो बी के पास क्या रेमेडी है, बी के पास रेमेडी, बी कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से क्या डिमांड करवाएगा कि ए को कंपेल कराया जाए, ए को दबाव डाला जाए कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करे, यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब कोर्ट ने ए के अगेंस्ट यानी बी के फेवर में डिक्री भी दे दी है। कोर्ट ने कह दिया भाई ए को, भाई आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें। कैसे परफॉर्म करेगा ए, बी को क्या देना होगा, बी को देना होगा 9 लाख रुपए, और ए को अपना मकान देना होगा, ठीक है। यही तो परफॉर्मेंस है, 9 लाख रुपए ए के पास आएंगे और ए का मकान जो है बी के पास जाएगा, दैट इज अ परफॉर्मेंस। इसलिए कोर्ट बी जो है कोर्ट में गया था। लेकिन अब हुआ क्या, ए के अगेंस्ट तो डिग्री चली गई, लेकिन जब पैसा देने की बारी आई तो बी भी मना कर देता है, बी कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा। जब बी मना कर रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है, तो व्हाट ए कैन डू, अब ए क्या करेगा,
ये क्या करेगा, अरे ए भी कोर्ट में जाएगा कि जनाब आपने मेरे खिलाफ डिक्री तो पास करी थी, मुझे परफॉर्म करने के लिए कहा, लेकिन बी ही पैसा नहीं देना चाह रहा है, तो अब ए कोर्ट से कहेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा दीजिए। ठीक है, अब ए कहेगा कोर्ट से कि इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कीजिए, इस डिक्री को खत्म कर दीजिए, आपने जो मेरे अगेंस्ट डिक्री पास करी थी इसको खत्म कर दीजिए। यही है सेक्शन। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसको। रेसिशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, जहां पर सेल हुई हो या लीज हुई हो और लेकिन कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री पास कर दी हो। कोर्ट ने ये कर दी थी ना, कोर्ट ने ऑलरेडी डिक्री पास कर दी थी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। ए को कहा था भाई आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, ए तो करने लगा लेकिन बी ही नहीं चाह रहा है, बी ने मना कर दिया। तो अब ये जो डिक्री जो पास हुई इसको कैंसिल किया जाएगा। इसके भी अब इसके 4 पॉइंट से चारों को पढ़ते हैं, सबसेक्शन जो है वो पढ़ेंगे। जहां पे परचेजर खरीदने वाला या लेसी खरीदने वाला या लेसी, उसको कोर्ट ने टाइम दिया, भाई इतने टाइम में आप अपने पेमेंट करें, और लेकिन उसने पेमेंट नहीं करी हो, इफ नॉट पेड। किसको टाइम दिया कोर्ट ने, इसको दिया ना, बी को, भाई तुम पेमेंट करो, लेकिन इसने पेमेंट नहीं करी। जब पेमेंट नहीं करी तो इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देंगे, यानी कोर्ट की जो डिक्री ऑलरेडी पास हो गई है उसको कोर्ट क्या करेगी, खारिज कर देगी, रेस्किंड कर देगी। ओके, दैट इज अ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर इस दौरान कई बार देखो, अच्छा पार्ट परफॉर्मेंस क्या होता है, व्हाट इज पार्ट परफॉर्मेंस? पार्ट परफॉर्मेंस कहां पर है? सर ये पार्ट परफॉर्मेंस जहाँ पे पोजीशन में 53A मिल of जाए। TPA. चलो, पार्ट परफॉर्मेंस वैसे कहां पढ़ा है आप लोगों ने? एक तो सेक्शन 12 में पढ़ा होगा, 52A। और कहां पढ़ा है? 52 पढ़ा है, 53A नॉट 53A. 53। ठीक है, 53A में टीपीए में हम पोजीशन दे देते हैं ना, कई बार ए ने पोजीशन दे दिया, भाई तो पोजीशन ले ले, 1 लाख रुपए तूने दिया, 9 लाख रुपए दे दियो, लेकिन पोजीशन ले ले। अगर इसके पास पोजीशन जा चुका है बी के पास, तो बी रिटर्न नहीं करेगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो रहा है तो बी जो है तो पोजीशन वापस देगा ना। अगर इफ पोजीशन किसके पास जा चुका है, परचेजर के पास, तो क्या होगा, तो रिस्टोर किया जाएगा, रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन, वापस किसके पास जाएगा, ए के पास आ जाएगा कब्जा। ये हो गया 2 में। और कई बार ऐसा हो सकता है, भाई पोजीशन तो आपने वापस दे दिया, भाई पोजीशन तो आपने बी के पास मकान जो ए ने दे दिया था वो वापस आ गया, लेकिन एक बात बताओ, अगर ये 3 महीने उस मकान में रहा था तो उसका कोई रेंट भी तो होगा। हाँ जी, रेंट या कोई प्रॉफिट भी तो होगा, क्या पता बी ने कुछ प्रॉफिट कमा लिया हो। जब प्रॉपर्टी तो वापस आ रही है, लेकिन ए को क्या फायदा मिल रहा है, 3 महीने तक वो प्रॉपर्टी किसके पास रही, बी के पास, तो रेंट एंड प्रॉफिट भी दो। ठीक है, रेंट एंड प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे क्या ए को अर्नेस्ट मनी वापस करनी होगी, 1 लाख रुपए वापस करना होगा? द आंसर इज यस। रेंट और प्रॉफिट बी देगा, अर्नेस्ट मनी रिटर्न करेगा ए, रिटर्न ऑफ अर्नेस्ट मनी। इस पूरे के पूरे एक्ट में एक चीज ध्यान रखना कि हमारे को जस्टिस देना है, न्याय देना है। अब न्याय तो तभी होगा जब इसका पैसा इसके पास वापस चला जाए और इसने जो प्रॉपर्टी बी ने यूज करी है फॉर द टाइमिंग, उसका वो रेंट एंड प्रॉफिट दे दे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया 28 का 1 और 2। इसके बाद आगे चलेंगे, पहले एक काम करते हैं, इसी को पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम इसके 2-3 पॉइंट और हैं वो भी पढ़ेंगे। पहले इनको सर ये सेक्शन 12 जो है पार्ट परफॉर्मेंस, ये 12 किसका है? 12 तो हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आपने कई बार चीज होती है, बहुत बड़ी चीज है, उसका छोटा पार्ट हो गया तो कोर्ट कह सकती है भाई छोटा पार्ट कर दे। वो इसी एक्ट का बोल रहे हो ना? हाँ, इसी एक्ट का है वो। पार्ट परफॉर्मेंस तो वैसी नाम अगर आया तो मैंने बीच में बता दिया, लेकिन जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ना वो रिलेट करता है 53A से।
ये तो बीच में पार्ट परफॉर्मेंस का वर्ड यूज हो गया, इसलिए मैंने सेक्शन 12 आपको बता दिया, लेकिन सेक्शन 12 का यहाँ पे लेना देना नहीं है कुछ। हाँ 53A का लेना है, क्योंकि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पोजीशन की बात कर रहे हैं ना। जैसे सर यहाँ पर जो कैंसिल जो रिसेशन हो रहा है वो डिग्री का हो रहा है इस वाले में, फर्स्ट ए में। डिग्री कोर्ट ने पास कर दी हो, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी रह गया तो उसको कैंसिल कराया जाएगा। पढ़ते हैं डायरेक्ट एक बार। रेसिशन इन सर्टेन केस सर्कमस्टांसेस द कॉन्ट्रैक्ट का होता है, ठीक है, लेकिन हाँ डिग्री पास हो गई हो, अब जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो डिग्री तो इनफ्रक्शस हो जाएगी। वेयर इन एनी सूट a decree of specific performance of contract for the sale or lease of immoral property has been made, decree आ चुकी है। Where in a suit a decree for a specific performance of contract for the sale or lease of immoral property has been made, यानी डिक्री जो है वो बी के फेवर में आ चुकी थी, एंड द परचेजर, खरीदार कौन था, बी, एंड द परचेजर और द लेसी does not within a reasonable, does not within a period allowed by the decree, कोर्ट ने डिक्री में टाइम दिया था ना कि ए अपना परफॉर्मेंस करेगा, ए आपको मकान बेचेगा, ये डिक्री में कहा गया, और उसमें ये भी कहा गया कि लेकिन बी को क्या 9 लाख रुपए देने हैं, आप 3 महीने में 9 लाख रुपए दीजिए। डज नॉट, लेकिन बी डज नॉट विद इन द पीरियड अलाउड बाय द डिक्री और फॉर सच फर्दर पीरियड एज अ कोर्ट में अलाउ, क्या पता 3 महीने के बाद कोर्ट 1 महीने का टाइम और दे दे, रीजनेबल ग्राउंड पे कोर्ट दे देती है। भाई एक बात बताओ, अगर डीमोनेटाइजेशन आ गया था, डीमोनेटाइजेशन तो जानते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी साहब ने हमारे नोट को बंद कर दिया था, तो भाई एक रीजनेबल ग्राउंड है या नहीं, 3 महीने में मैं पैसे कहां से लाऊंगा, नोट ही नहीं मार्केट में, लाइन में लगने के बाद तो 4000 रुपए निकल रहे थे, राइट, तो वो हमें अरेंज करने 10 लाख 9 लाख रुपए तो हो जाएंगे इतनी जल्दी से आसानी से। तो कोर्ट क्या है, रीजनेबल टाइम, रीजनेबल कॉज है ना, तो इस सिचुएशन में टाइम ज्यादा दे सकते, 6 महीने दे दे क्या पता। पे द परचेज मनी और अदर सम which the court order him to pay, the vendor or the lessor may apply in the same suit, लिख लीजिए अंडरलाइन करिए वर्ड वेंडर और लेसर, यानी जो बेचने वाला है यानी ए, लेसर जो चीज को अपना पट्टे पे दे रहा है, में उसी सेम सूट में इन विच द डिक्री इज मेड, जहां पे डिक्री आई थी, टू हैव द कॉन्ट्रैक्ट रेस्किन, कहेगा जनाब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर दीजिए, ठीक है, एंड ऑन सच एप्लीकेशन द कोर्ट में, कोर्ट क्या करेगा, बाय ऑर्डर rescind the contract either so far as regard the party in the default or together, पूरा कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर देगा, ठीक है, by the order rescind the contract either so far as regard the party, जो पार्टी डिफॉल्ट है वो एप्लीकेशन में उसके अगेंस्ट, या फिर पूरा का पूरा as the justice of the case may be required, जैसा कोर्ट को उचित लगे। और हमने 2 में क्या पढ़ा है, where a contract is rescinded, जब अगर कॉन्ट्रैक्ट ही खारिज कर दिया गया है अंडर सबसेक्शन 1, the court shall direct the purchaser or the lessee, purchaser कौन था, बी था, if he has obtained any possession, अगर उसके पास कोई पोजेशन जा चुका है प्रॉपर्टी का, जैसे मैंने कहा था पार्ट परफॉर्मेंस में हम कई बार क्या दे देते हैं, पोजेशन भी दे देते हैं, राइट, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू रिस्टोर सच पोजेशन टू द वेंडर और द लेसी, लेसर, तो बी क्या करेगा, जो मकान उसके पास आ गया था, पोजीशन दे दिया था एज अ पार्ट परफॉर्मेंस, वो वापस देगा किसको, ए को, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट रेस्किंड हो जाएगा। कोर्ट और क्या डायरेक्ट कर सकती है, कोर्ट कह सकती है पेमेंट टू द वेंडर और द लेसर, भाई जिसके मकान में जिसकी प्रॉपर्टी को आपने यूटिलाइज करा तो उसका रेंट दीजिए, may direct the payment to the vendor or the lessor of all the rents and the profits which have accrued in respect of the property from the date on which the possession was obtained by the purchaser, जिस दिन से उसके पास possession आया था, जब तक until the restoration of the possession to the vendor, the lessor, जब तक उसको possession ना मिल जाए, किसको, vendor को, जो उसका असली मालिक है, and if the justice of the case requires the refund of any sum paid by the vendee to the lessee, अगर उसने कुछ पैसा पे कर दिया था, ठीक है, यानी अर्नेस्ट मनी और ये डिपॉजिट इन कनेक्शन, वो भी वापस होगा, अगर जस्टिस रिक्वायर्ड करता है द रिफंड ऑफ द एनी सम पेड बाय द वेंडी और द लेसी एज अ अर्नेस्ट मनी इन द कनेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो अर्नेस्ट मनी भी वापस होगा जो डिपॉजिट किया गया होगा।
अब ये 3 पॉइंट और ये भी पढ़ लेते हैं, बहुत इजी से हैं। पहले हम इसको डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे, देन विल जस्ट डिस्कस। तो 3 पॉइंट और है, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? अरे अब पैसा पेमेंट किसको कहा था भाई, कोर्ट ने किसको कहा था भाई आप पेमेंट देना? ए को तो कहा था आप अपना कॉन्ट्रैक्ट, ये मकान जो है बी को देंगे। बी को कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई इतने टाइम पीरियड में आप क्या करेंगे, टाइम पीरियड में पेमेंट देंगे, राइट, 9 लाख रुपए देंगे। अब मान के चलो बी ने पेमेंट कर दी है, इफ बी पेज, इफ बी ने पेमेंट कर दिया तो क्या होगा? तब बी पेमेंट कर देगा एज पर सेक्शन 1 के अंदर, सब सेक्शन 1 में इफ बी पेज, तो बी को क्या क्या मिलेगा बताइए जरा। अगर बी ने 9 लाख रुपए पेमेंट कर दी है तो बी इज एंटाइटल्ड फॉर व्हाट? possession of the property. बिल्कुल सही बात है। तो ये मैं बी में लिख दूं क्या पोजीशन? बी को पोजीशन मिलेगा, लेकिन पोजीशन से पहले क्या मिलेगा? Title. एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर कन्वीनियंस, बिल्कुल कन्वीनियंस होगा। कन्वीनियंस मीन्स या लीज जो है उसके डॉक्यूमेंट बनेंगे, नहीं बनेंगे प्रॉपरली। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? एक बात बताओ, अगर बी ने पेमेंट कर दिया 9 लाख रुपए तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, उसको जिस तरीके से, अगर सेल है तो सेल रजिस्टर्ड भी होगी। और रही बात उसकी, एक बात बताओ, अगर आप कोई मकान खरीदते हैं तो क्या उसकी पीछे की चेन मांगते हो, नहीं मांगते? डॉक्यूमेंट्स पुराने मांगोगे, नहीं मांगोगे? तो उस डॉक्यूमेंट, जितने भी उस प्रॉपर्टी से जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट्स रहे होंगे, उनकी सारी जो एक चेन है, वो सारे डॉक्यूमेंट आप उससे मांगोगे। तो बी इज एंटाइटल्ड टू गेट द कन्वीनियंस ऑफ द लीज एंड ऑल द अदर डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी। और उसके बाद बी इज एंटाइटल्ड फॉर द पोजीशन मिलेगा। अगर बी चाहे तो भाई उस टाइम ये भी कह सकता है कोर्ट से, भाई पार्टीशन भी करवा देना, ठीक है, बार बार सूट फाइल ना करना पड़े, राइट। और सेपरेट पोजीशन भी मांग सकता है, ठीक है। तो बी इस चीज के लिए एंटाइटल होगा। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? साफ साफ लिखा है, नो सेपरेट सूट, किसी भी तरीके का कोई और फालतू में सूट नहीं डलेगा। इफ यू आर कमिंग बिफोर द कोर्ट, कम विद इन एक ही सूट में आप सारे चीजें लेके आइए, बार बार का चक्कर नहीं लगाइए, टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्रिंसिपल है और इक्विटी, जस्टिस एंड दिस प्रिंसिपल टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी, ये एक तरीके का एसआरए की जान है। एसआरए का पर्पस ही ये है। देखो अगर सबसे प्राइमरी फंक्शन देखे तो वो इक्विटी है, न्याय होना चाहिए। ये तो फिर भी एक राइडर की तरीके से यूज हो रहा है, बार बार आ रहा है, टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, एक ही सूट में। लेकिन इक्विटी, एसआरए का मेन पर्पस है न्याय करना, इक्विटी। एंड द फिफ्थ वन इज कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग। अब को इतना सारा खर्चा भी तो हुआ होगा, ये सारी कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग जो लगी है, the court will decide, that would be decided by the court and that is a discretion of the court. कोर्ट की मर्जी है वो किससे वसूल है, क्या पता प्लेंटिफ दे, क्या पता डिफेंडेंट दे, ठीक है। तो यही है 3 सेक्शंस, और इसको भी हम देख लेते हैं। Now if the purchaser or the lessee pays the purchase money or the sum which he is ordered to pay, कोर्ट ने कहा था ना 9 लाख रुपए दो तभी आपको मकान मिलेगा, अंडर द डिक्री विद इन द पीरियड रेफर टू इन सबसेक्शन 1, उसको कहा था 3 महीने में आपको 9 लाख रुपए देने हैं, और वो पे कर देता है, मान के चलो बी ने पेमेंट कर दी है। द कोर्ट में ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन द सेम सूट, उसी सूट में अवार्ड क्या करेगा, द परचेजर और द लेसी सच फॉर द रिलीफ, फर्दर रिलीफ भी मिलेगी, क्या मिलेगी, as he may be entitled to, जो भी उसको अधिकार मिलना चाहिए, including in appropriate case all or any of the following relief, namely क्या क्या मिलेगी, to execution of the proper convenience or the lease by the vendor, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाए और जो डॉक्यूमेंट्स पहले हैं उनको ट्रांसफर करे, उसको दे, और क्या करेगा, डिलीवरी ऑफ द पोजीशन,
और पार्टीशन भी मांग सकता है कौन, वेंडी या लेसी, और सेपरेट पोजीशन। अब देखो एक चीज समझना, अगर हमने किसी प्रॉपर्टी को लीज पे लिया है तो लीज में अगर मैंने पेमेंट भी कर दी है, पेमेंट करने के बाद अगर मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है तो वो यूजलेस है ना, वो डिक्री फ्रूटलेस हो जाएगी। तो देयरफॉर एट द सेम टाइम आई आस्क फ्रॉम द कोर्ट, जब आप पैसिव परफॉर्मेंस करवा ही रहे हैं और एट द सेम टाइम मुझे वो प्रॉपर्टी भी तो दिलवा दीजिए, उसका पोजीशन दिलवा दीजिए, ठीक है, ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कन्वीनियंस ऑफ द लीज। तो ये सारी चीजें उसको मिलेगी, पोजीशन मिलेगा और डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। No separate suit in respect of any relief which may be claimed under this section shall lie at the instance of the vendor, purchaser, the lessor or lessee as the case may be. कोई और सेपरेट सूट नहीं मिलेगी किसी और रिलीफ के लिए, यानी इसी में करो जो कुछ करना है आपको। Then we have the cost of any proceeding under this section shall be in the discretion of the court। को जो उचित लगे, कोर्ट को जो उचित लगेगा उससे वो कोर्ट की प्रोसीडिंग कॉस्ट देने के लिए कह सकते हैं। So that is section 28. Now let's proceed towards 29. Alternative prayer for rescission in the suit for specific performance. Alternative prayer का मतलब क्या होता है, अगर ये नहीं पॉसिबल होना जनाब, आप मुझे ये जरूर करवा देना। Alternative prayer for the rescission in the suit for specific performance. अगर किसी चीज का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है तो मुझे कंपनसेशन दिलवा देना, या उसको आई मीन ऑल्टरनेटिव रिलीफ मांग रहा है पार्टीज। पढ़ लेते हैं, बहुत इजी सा है। अ प्लेंटिफ इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसने सूट फाइल करा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। इस सिचुएशन में जिसको हम लेके चल रहे हैं उसमें बी ने सूट फाइल किया होगा कि ए से कहिए कि ए अपना कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। मे प्रे इन द ऑल्टरनेटिव दैट, अगर ऐसा ना हो पाए, अगर स्पेसिफिक रिलीफ ना मिल पाए, इफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, कुछ ऐसी चीजें होती है ना, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता। ये कहाँ पड़ा है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, कौन सा सेक्शन है, which section deals with the 14. contract which cannot be specifically enforced? हाँ जी 14. इसको वैसे हम देखते हैं 10 के साथ पढ़ते हैं, 10 के बाद लिखा कि कौन से हो सकते हैं कौन से नहीं होंगे। 11 का 2, 14 एंड 16, वैसे जनरली 14 है इसका आंसर। तो इफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स इट में रिस्क इन, अगर नहीं हो पाए, अगर आप एनफोर्स करा सकते तो ठीक है, नहीं है तो उसको खत्म कर देना। इट मे बी रिस्क इन डेट एंड डिलीवर अप टू द कैंसल्ड, and the court if refused to enforce a contract specifically may direct it to be rescinded, delivered up accordingly। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट जो है किसी चीज को एनफोर्स नहीं करा पाएगी, मे बी बिकॉज इट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स, कई बार ऐसा हो सकता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एनफोर्स हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आपने सेक्शन 14 का डी पढ़ा होगा तो उसमें भी क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट डिटर्मिनेबल होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट डिटर्मिनेबल, दैट मींस एनी पार्टी कैन टर्मिनेट। अगर इस तरीके का ऑप्शन था कॉन्ट्रैक्ट में तो वो सेल डेट तो एग्जीक्यूट नहीं होगी ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीज लिखी थी कि कोई भी पार्टी इसको कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती है तो कोर्ट कहां से उसको एनफोर्स करा पाएगा। एंड देयरफॉर कोर्ट क्या करेगी, इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस द कोर्ट विल आस्क द पार्टी टू रेस्किन द कॉन्ट्रैक्ट। और डिलीवर अब क्या है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट्स में ट्रांसफर हो गए थे तो उसको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। नाउ कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज rescinding to do equity, कोर्ट में रिक्वायरिंग पार्टीज rescinding, जो भी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहा है, कोर्ट भी देखे कि इक्विटी होनी चाहिए। ऑन adjudging the rescission of the contract, जब कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करेगा, कोर्ट ये देखेगा may require the party to whom such relief is granted, जिसको रिलीफ दी गई होगी उसके पास अगर कोई प्रॉपर्टी गई है उस चीज को रिस्टोर करे। टू रिस्टोर सो फार एज मे बी एनी बेनिफिट व्हिच मे हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द अदर पार्टी, ठीक है, दूसरी पार्टी से हमें इक्विटी करनी है। नो वन कैन बी एनरिच्ड एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड टू मेक एनी कंपनसेशन टू हिम व्हिच द जस्टिस मे रिक्वायर। तो कोर्ट चाहे तो कंपनसेशन भी दे सकती है जहां उचित लगे। तो ऐसा ना करे ना कोर्ट के किसी को फायदा किसी को नुकसान, दोनों का फायदा हो जाए, इस तरीके का सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज हमारे जो सेक्शन से 27 से हमने स्टार्ट किया था, 27 से 30 तक हो गए हैं।
एक दो केस लिख लेते हैं, एक दो केस लिख लेते हैं जिससे आपका आंसर को आप जस्टिफाई करवाएं। मैंने अभी एक पार्टी डेलिक्टो के बारे में बताया था, क्या बताया था आप बताइए? पार्टी एट द इक्वल फुटिंग, अगर पार्टी एट इक्वल फुटिंग है, क्या वो कोर्ट में इस रिलीफ के लिए जा सकते हैं? कमर बाई एंड अदर्स वर्सेस बद्री नारायण एंड अदर्स। and others in the year of 1977. ठीक है, इसमें देखो बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस केस में बताया गया था, where both the parties are in pari delicto, the court will refuse the relief. Where both the parties are in pari delicto, अगर दोनों पार्टी इक्वल फॉल्ट पे है ना, the court will refuse the relief. Court will refuse the relief. कोर्ट रिलीफ नहीं देगी, ठीक है। और इसमें ये भी कहा एक बेसिक प्रिंसिपल, that the party seeking equitable relief, the party seeking equitable relief, जो भी इक्विटेबल रिलीफ मांगती है एसआरए के अंदर, must come court to the clean hand, must come to the court with clean hand. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अप्लाई किया जाता है इसमें। तो एक बेसिक प्रिंसिपल है, आप सब जानते हैं, ही हु सीक्स इक्विटी, जो इक्विटी चाहता है, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। ये सारी चीजें आपके पेपर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए मेंस में, ठीक है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं इन चीजों से। ये ऐसे वर्ड्स हो गए ना, जैसे पारी डेलिक्टो जैसे वर्ड हो गए हैं, तो अगर आप ये लिखते हो तो इंप्रेशन तो अच्छा पड़ता ही है। चलो आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया सेक्शन। और जो मैंने आपको एक मैगजीन बताया था वो आप इसको ऐसे लिख लेना, स्टेटस को टू रिस्टोर द पार्टी, ठीक है, उसको उसी सिचुएशन में लेके आना जैसे वो पहले थी। अब हम कर लेते हैं कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लिख लीजिए आप। सेक्शन 31 से चलते हैं आगे। ओके, अब हम बात करेंगे सेक्शन 31 से लेकर 33, डीलिंग विद द कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट इज अंडर सेक्शन 2 का 14 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, ठीक है। इंडियन स्टैम्प एक्ट में इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया क्या होता है इंस्ट्रूमेंट। तो कल की क्लास में मैंने आपको बता भी दिया था, तो एक बार देख लेना जिन लोगों ने वो डेफिनेशन मिस करी है। सेक्शन 31 को समझने से पहले कुछ इलस्ट्रेशंस मैं आपको समझाता हूं, देन इट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सेक्शन 31। ऐसे सेक्शन 31 डील किससे करता है? कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट व्हेन कैंसलेशन में बी ऑर्डर, व्हेन कैंसलेशन में बी ऑर्डर, कब कब कैंसलेशन किया जाएगा, मे बी ऑर्डर्ड, ठीक है। ये इसका टाइटल है, मार्जिनल हेडिंग है 31 की।
इसको पढ़ने से या समझने से पहले मैं आपके पास 3 इलस्ट्रेशंस 2 इलस्ट्रेशन हम डील करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये है क्या। सपोज कीजिए एक इंसान है, उसने एक प्रॉपर्टी जो है वो बी को दी है एज अ केयर टेकर, अपनी प्रॉपर्टी बी को दी है एज अ केयर टेकर कि आप इस प्रॉपर्टी का रख रखाव करेंगे एंड यू कैन यूज इट, आप यूज भी करेंगे प्रॉपर्टी को। और इसी प्रॉपर्टी को इसने बाद में ए ने ट्रांसफर कर दिया सी के पास, सी को एज अ गिफ्ट दे दी है प्रॉपर्टी, मान के चलते हैं एज अ गिफ्ट प्रॉपर्टी दे दी है, ठीक है। बट होता क्या है, ये प्रॉपर्टी के पास अभी पोजीशन किसके पास है, बी के पास है, वो एज अ केयर टेकर यूज कर रहा है। एक इंसान है डी, डी ने क्या करा है, इस प्रॉपर्टी के जो ऑलरेडी गिफ्ट कर दी गई सी को, पोजीशन है बी के पास, डी ने क्या किया है, इस प्रॉपर्टी के फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, जिसमें डी ने इस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाया है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट, ये घर है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि बी के पास तो लाइफ इंटरेस्ट गया है, बट एब्सोल्यूट जो ऑनरशिप है वो डी के पास गई है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जो है वो डी के पास है। इस तरीके से उसने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है, यानी डी कहीं ना कहीं अपने आप को ऑनर शो कर रहा है कि आई एम द अल्टीमेट ऑनर, अल्टीमेट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब एक बात बताइए, ये जो ट्रांजैक्शन आपको नजर आ रही है ये वॉइडेबल है? अगर सपोज कीजिए नाउ सी जो है, सी के पास एज अ गिफ्ट गई है प्रॉपर्टी, नाउ सी विल अप्रोच द कोर्ट। अब सी क्या करता है, सी कोर्ट में जाता है, सी जाता है कोर्ट में फॉर द कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करवाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कराएगा कैंसिल, बताइए जरा। फॉर्ज डॉक्यूमेंट। फॉर्ज डॉक्यूमेंट किसके फेवर में बना है वो, डी। डी के फेवर में, दैट इज मेड इन द फेवर ऑफ डी, डी ने खुद ही बनाया है लेकिन है कैसा ये, दैट इज अ फॉर्ज डॉक्यूमेंट। तो सी जो है, सी कोर्ट में जाएगा कि जनाब ये जो डॉक्यूमेंट है फॉर्ज है और इसको कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो डॉक्यूमेंट है जो डी के फेवर में बन चुका है, डी ने अपने फेवर में बना लिया है, ये कहीं ना कहीं मुझे हार्म पहुंचाएगा। This document is going to harm me because the property has been transferred to me. Now the D is about to use that document, which is a forged itself, जो अपने आप में forged है। जो forged document होता है वो voidable होगा या void होगा, void होगा। हाँ जी, वो void होगा। ये तो illegal चीज है ना, तो illegal चीज तो अपने आप में void होती है। तो पहली चीज ये ध्यान रखनी है आपको, मैंने अभी बात करी है जो इलस्ट्रेशन, ये void को कवर कर रही है, राइट। सी जा रहा है उस डॉक्यूमेंट को कैंसिलेशन कराने जो अपने आप में void है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड, ये इलस्ट्रेशन माइंड में रखना, अब सारा सॉल्व होता चला जाएगा। दूसरी इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। एक इलस्ट्रेशन यहाँ पर है जहां पर ए ने जो प्रॉपर्टी है वो बी को गिफ्ट करी थी, ए ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बी को गिफ्ट करी थी, और यही प्रॉपर्टी उसने ए ने सी को सेल कर दी हो, बी को गिफ्ट सी को सेल, ठीक है, बी को गिफ्ट सी को सेल। अब सी को क्या प्रूव करना पड़ेगा, मानो कि भाई सी एक बोनाफाइड परचेजर है, सी इज अ बोनाफाइड परचेजर। What the C has to prove before the court if the C is going for the cancellation of the, अगर C कोर्ट में जाता है, C कोर्ट में जाता है कि आई एम दी बोनाफाइड परचेजर, मैं तो बोनाफाइड परचेजर हूं और मैं चाहता हूं कि बी के साथ ए ने जो बी के फेवर में गिफ्ट की जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है। अच्छा एक बात बताओ, गिफ्ट डीड जो बनेगी क्या वो अटेस्टेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस सर, कंपल्सरी। कंपल्सरी है, 2 विटनेस होंगे, अटेस्टिंग विटनेस होंगे, ठीक है। क्या गिफ्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस। रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो रजिस्टर्ड होने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, नहीं होगी? अरे गिफ्ट डेट बनेगा, गिफ्ट डेट जो होता है वो रजिस्टर, उसको रजिस्टर करा लेंगे, तो यही तो इंस्ट्रूमेंट है, गिफ्ट डेट इज अ इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो अब एक बात बताइए, ए ने तो ऑलरेडी गिफ्ट कर दिया था, तो ये जो गिफ्ट होगी क्या सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होगी या नहीं होगी?
Yes. उनके बुक्स में होगी एंट्री, वॉल्यूम नंबर भी होगा, इसका बहुत सारी चीजें होंगी। तो अब ए जो है, ए और बी के बीच में तो गिफ्ट डेट हुई थी, सी कोर्ट में जाता है कि जनाब ये तो प्रॉपर्टी मेरे को बेची गई, आई एम द बोनाफाइड परचेजर। सो क्या सी अब जो है ये कह सकता है कि ए ने जो बी को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी वो कहीं ना कहीं सी को धोखा देने के लिए करी थी, टू डिफ्रॉड सी, कि इसने पहले जानबूझकर गिफ्ट दे दिया बी को ताकि मेरे को जो प्रॉपर्टी थे मैं मालिक ही ना बन पाऊं। तो कैन सी अप्रोच द कोर्ट प्रूविंग दैट the transfer of the property to B is just to defraud C? Can the C say in the court? No sir. नहीं कह सकता। तो क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है, इट विल वर्क एज अ नोटिस, पब्लिक नोटिस, तो यहाँ पर सी इज एट फॉल्ट, C at fault है, इंक्वायरी नहीं चलो की। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बार बताओ ये क्या है? गिफ्ट है ये, माना कि गिफ्ट अपना में वैलिड होता है, गिफ्ट में तो कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है, बट यहाँ पर हमने एक चीज देखी थी मैक्सिमम केसेस में कि वैल्यू होनी चाहिए। ये तो भैया जानबूझकर करे भाई लेगा, इसकी इंटेंशन रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं हो रही है कि आपकी एक तो ही लेकिन हमने टीपीए में intention- एक प्रोविजन भी पढ़ा था कि सिर्फ गिफ्ट होने से ये प्रूव नहीं हो जाता कि इट इज डन विद अ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, तो सी हैज टू प्रूव इट एट द सेम टाइम। सी को प्रूव ही तो करना पड़ेगा, ये बार बार प्रूव ही तो बोल रहे थे कि भाई इसका रॉन्गफुल इंटेंशन थी, डेलिबरेटली इसने सी पहले बी को बेच के आया, पहले बी को जानबूझ के बेची ताकि, अरे इसमें एक बार बताओ मेरे एग्जांपल में ए की नियत साफ नजर आ रही है आप? जो मैंने एग्जांपल दिया है, जो बनाया है, इसमें ए की नियत तो गलत ही नजर आ रही है कि इन्हें जानबूझकर गिफ्ट कर दिया ताकि मैं सी से पैसा ले लूंगा और फिर बाद में बी आ जाएगा सामने और ए और बी के बीच में कोर्ट में केस चलेगा, आखिरकार ये क्या करेंगे, कॉल्यूजन हो जाएगा इनके बीच में, सी कहीं ना कहीं सेटलमेंट पे ही आएगा। यही तो होता है प्रॉपर्टी में, यही तो होता है, दो लोग मिल जाते हैं तीसरे को बेवकूफ बनाने के लिए, सी अल्टीमेटली सेटलमेंट पे ही आएगा। तो इस सिचुएशन में सी को कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि द ट्रांजैक्शन व्हिच हैज बीन टेकन प्लेस बिटवीन ए एंड बी इज जस्ट टू डिफ्रॉड मी एंड देयरफॉर आई वांट द कोर्ट टू कैंसिल द इंस्ट्रूमेंट व्हिच हैज टेकन प्लेस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो डॉक्यूमेंट बना है इस गिफ्ट डीड को, इसको कैंसिल किया जाए। आपकी बात भी ठीक है कि आप कहना चाह रहे हैं सर ये तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है कि ऑलरेडी जब रजिस्टर्ड है तो ये सी को जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, वो भी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए सी जो है यहाँ पर कोर्ट में कहेगा कि डिफ्रॉड किया उन्होंने। अच्छा डिफ्रॉड जो होता है वो क्या होता है, वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है? अवॉइडेबल। अवॉइडेबल। हाँ जी, मैं यहीं पे लेके आना चाह रहा था आपको, बस इतना समझाना चाह रहा था। पहला सिचुएशन कौन सा था, वॉइड, दूसरा कौन सा था, वॉइडेबल। इलस्ट्रेशन समझ में आ गई दोनों? हाँ जी, इन दोनों इलस्ट्रेशन को दिमाग में रखना, आप पढ़ेंगे सेक्शन 31। इसमें जो सी है वो कोर्ट जाएगा फॉर कैंसिलेशन ऑफ गिफ्ट डीड जो हाँ बनाई जी, है हाँ गिफ्ट। जी, कैंसिलेशन ऑफ द गिफ्ट डेट, उसको वो गिफ्ट डेट कैंसिल होगी तभी तो सी के पास प्रॉपर्टी बरकरार रहेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भैया बी का गिफ्ट डीड है, वो भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखा है कि प्रॉपर्टी का मालिक बी है और सी भी एज अ सेल डीड, ये भी सब रजिस्ट्रार के, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि एक ही प्रॉपर्टी के एक गिफ्ट भी है सेल भी है? ऐसा नहीं हो सकता ना, तो इसको कैंसिल कराना पड़ेगा, इसके लिए सी कोर्ट में जाएगा कि सर जनाब इसको कैंसिल कराइए, तो कोर्ट इसको कैंसिल करेगा और इसको ओनर बना रहने देगा। पढ़ते हैं अब इसको, क्या लिखा है, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट व्हेन कैंसिल मे बी ऑर्डर, कैंसिलेशन कब होगा, कब किया जाएगा, मे बी ऑर्डर्ड any person against whom a written instrument is void, against whom a written instrument is void, illustration बताया था ना, और voidable, दो ही तो चीजें हैं, void और voidable, याद रख लेना इन चीजों को, ठीक है, रिलेट कर लीजिए अब आप इससे, किससे रिलेट करके पढ़ेंगे इसको, जो आपको भी इलस्ट्रेशन दिए ना, दोनों इलस्ट्रेशन, एक में void एक में voidable,
void or voidable. Any person against whom the written instrument is a void or voidable and who has reasonable apprehension, उसे ऐसा डर बना हुआ है that such instrument if left outstanding may cause him serious injury. मैंने आपको कहा कि एक प्रॉपर्टी के दो मालिक नजर आ रहे हैं, एक को गिफ्ट करिए बी को, सी को सेल डीड। अरे तो जब हमारे पास डॉक्यूमेंट से नुकसान हो जाएगा ना, कल को कोई भी आएगा डॉक्यूमेंट देखेगा, वो कहेगा अरे तो प्रॉपर्टी बी की है। तो इसलिए जो सी है वो जा रहा है कोर्ट में कि जनाब ये जो डॉक्यूमेंट बना है, जो गिफ्ट है, गिफ्ट वाली सिचुएशन में वॉइडेबल है, और वो इलीगल वाला जो पहले हमने केस किया था उसमें वॉइड है। तो उस सिचुएशन को, उस इंस्ट्रूमेंट को आप इसको कैंसिल करिए। may sue to have it is adjudged void or voidable कर दे, and the court may in a discretion so adjudge it and order it to be deliver up and cancel। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको कैंसिल कर देगा और डिलीवर अप करेगा। कोई और डॉक्यूमेंट है तो वो वापस दे दिए जाएंगे। किसको? अब जैसे चेक भी होता है, चेक भी तो कैंसिल, कई बार क्या होता है चेक वापस भी तो दिया जाएगा। अगर मैंने किसी के फेवर में चेक बना रखा है और वो चेक में ऐसे ही रहने दूं उसके पास हो, तो कभी भी कोर्ट में जाके, सपोज करो आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप ऐसा मान के चलो आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें मैंने आपको पीडीसी दी है, मैं आपसे एक मकान लेना चाहता हूँ, मकान में 10 लाख रुपए का आपसे लेना चाहता हूँ, और मैंने 5 लाख रुपए का आपको चेक इशू कर दिया है, मैंने आपको 5 लाख रुपए का चेक इशू कर दिया, लेकिन मुझे पता चलता है ये जो आपका मकान है ये तो सही है ही नहीं, ये तो कोई और भी इसमें इंसान इन्वॉल्व है। मान के चल लो उस कॉन्ट्रैक्ट में ईजमेंट आया हुआ है, उस प्रॉपर्टी में ईजमेंट का अधिकार किसी और का है, तो मैं क्या वॉइडेबल कर सकता हूँ ना, वॉइडेबल हो गया। मेरे पास ऑप्शन होगा ना, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दूं। हाँ जी बताइए, समझ में आ रहा है? यस सर। अरे किसी प्रॉपर्टी में से जिसको मैं खरीदने जा रहा था उसमें से किसी और का रास्ता निकल रहा है, ये बात मुझे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद पता चल रही है, तो मैं क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेसिशन कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरा 5 लाख का चेक अभी भी किसके पास पड़ा है? पीडीसी बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक, क्या आप इसको फ्यूचर में इतनी तारीख को बना लेंगे, बैंक में डाल दोगे। तो अगर वो चेक मैंने ऐसे ही रहने दिया, वो तो जब मर्जी डाल लेगा ना, जब मर्जी चेक बैंक में डाल देगा। और या वो जब चेक बैंक में डाल देगा और सपोज करो मैंने स्टॉप पेमेंट करवा दी हो कि इसको पेमेंट ना करो, कल को कोर्ट में जाके कहेगा जनाब चेक बाउंस हो गया, तो मुझे साबित करना पड़ जाएगा ये चेक मैंने क्यों दिया था, तो मुझे कितना नुकसान होगा उससे, होगा कि नहीं होगा? अरे समझ में आ रहा है? यस और नो? जी सर। तो वो चेक में कैंसिल करवाऊं नहीं कराऊं, चेक वापस लू नहीं लू उससे, लिया जाएगा। तो चेक डिलीवर अप लिखा है ना वर्ड, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, चेक भी कैंसिल होगा और डिलीवर अप। और आप लोगों ने जैसे पूछा था किसी ने इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, चेक भी तो एक इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है? चेक Yes. इंस्ट्रूमेंट है या Yes, नहीं sir. है? तो कैंसिलेशन ऑफ व्हाट? Negotiable. कैंसिलेशन ऑफ चेक आल्सो प्रोवाइडेड। ठीक है। और 31 का बी क्या कहता है? इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड हो चुका है, मैंने आपको बताया सब रजिस्ट्रार के पास, भाई इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में सेक्शन 17 और 18 किससे डील करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड होंगे, कौन से कंपलसरी है, कौन से कंपलसरी नहीं है। ठीक है। और अगर वो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है तो जिस इंसान का नाम आ चुका है उसका नाम हटवाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? गलती से अगर उसका नाम आ गया, पता चला हम कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर चुके हैं, अब इंस्ट्रूमेंट भी कैंसिल कराना पड़ेगा, तो अब उसका नाम भी तो हटवाना पड़ेगा। द कोर्ट शैल ऑल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स डिग्री, कोर्ट जो भी डिसीजन देगी उसकी कॉपी जो होगी वो सब रजिस्ट्रार, ऑफिसर कौन होता है, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएगी। द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन सो रजिस्टर्ड, जहां पे वो रजिस्टर्ड हुआ होगा, एंड सच ऑफिसर शैल नोट ऑन द कॉपी, उस बात को नोट कर लेगा और इंस्ट्रूमेंट में लिख देगा, कंटेन इन दिस बुक द फैक्ट ऑफ द कैंसिलेशन, कैंसिल कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया? 31 सिंपल सही है। यस सर। सर जो आपने गिफ्ट वाला एग्जांपल दिया, वो गिफ्ट की जगह वो सेल भी हो सकता था? देखो सिचुएशन आनी चाहिए, कोई भी सिचुएशन हो वॉइड और वॉइडेबल आनी चाहिए, सेल भी हो। उससे एक मिनट देखते हैं क्या एग्जांपल है। ए ने पहले किसी और को सेल कर दी, फिर बाद में बी को सेल कर रहा है। देखो अगर हाँ। बी जो है ना, अगर बी बोनाफाइड परचेजर नहीं है और इसको अगर हमने सेल करी है, बी इफ इज नॉट अ बोनाफाइड परचेजर,
तो पहली चीज हमने एक चीज और पढ़ी है, सेक्शन 48 भी पढ़ा है, प्रायोरिटी रूल पढ़ा है ना। प्रायोरिटी Yes, तो sir. उसको होता है जो पहले खरीदता है, लेकिन अगर ये बेईमान इंसान है, इन दोनों की मिली जुली भगत थी, तो इसका राइट बनेगा। तो मतलब बेसिकली हमें बी की इंटेंशन शो करनी पड़ेगी तभी वो कैंसिल हाँ कर जी, सके। बिल्कुल। ये वॉइडेबल कब बनेगा? वॉइडेबल तो तब बनेगा ना जिसके पास ऑप्शन ए कहेगा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ये प्रॉपर्टी पहले किसी और को बेच रखी है। तो सिचुएशन तो कुछ भी होती है, सिचुएशन अल्टीमेटली निकल के आनी चाहिए या तो वॉइड या वॉइडेबल। ठीक है, या तो वॉइड या वॉइडेबल। वॉइड मैंने कहा बता दिया, जहां पे डॉक्यूमेंट अपने नाम में फॉर्ज था। वॉइडेबल कहां पर है? जहां पे सी के पास ये ऑप्शन है, इसको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में। केट में भी वो डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन तो बनानी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन दी जो आपसे इलस्ट्रेशन पूछी गई है। आप अपना यूटिलाइज करना, माइंड लगता है कि हाँ, बस आपको किस कंक्लूजन पे पहुंचना है कि सिचुएशन वॉइड हो या वॉइडेबल हो। ये दो कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं, इसीलिए मैंने इनको अलग कलर में बनाया। ठीक है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट में बी पार्शली कैंसल्ड, व्हाट इंस्ट्रूमेंट में बी पार्शली कैंसल्ड। अब ऐसा हो सकता है कि अगर डॉक्यूमेंट इस तरीके से है जो सेपरेबल है, तो कोर्ट उसको सिर्फ पार्शली कैंसिल करेगी, जरूरी नहीं कि पूरा कैंसिल करे। वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ द डिफरेंट राइट्स, कई बार ऐसा हो सकता है जो डॉक्यूमेंट बना है, जो इंस्ट्रूमेंट बना है ना, उसमें किसी और का राइट भी ड्राइव हो रहा हो। इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स फॉर डिफरेंट ऑब्लिगेशन। एक ही डॉक्यूमेंट में दो लोगों के, तीन लोगों के, चार लोगों के राइट हो सकते हैं, लेकिन जो इंसान जिसने फ्रॉड किया उसी को तो हमने कैंसिल करना, बाकियों के साथ तो ठीक रहना चाहिए ना। तो कोर्ट क्या करेगी? इसको पार्शली कैंसिल करेगी सिर्फ। द कोर्ट में इन ऑर्डर इन अ प्रॉपर केस कैंसिल इन अ पार्ट एंड अलाउड द स्टैंड फॉर द रेसिड्यू। तो बाकियों के लिए वो बरकरार डॉक्यूमेंट रहेगा, इंस्ट्रूमेंट बरकरार रह सकता है। जिन्होंने फ्रॉड किया है उन्हीं का नाम हटेगा। ठीक है, सिंपल सा, इसमें कुछ है नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 33। 33 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 33 और 33 मुझे पता है आप लोग समझ भी चुके होंगे, हम पहले भी चर्चा कर चुके थे इस पे, लेकिन इसका सिर्फ बी पे हमने चर्चा की थी। आई होप यू कैन स्टिल रिमेम्बर इट। बी क्या, Yes, sir. 33 क्या कहता है? पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड। बहुत सिंपल सा है, कोर्ट के पास ये पावर है टू रिक्वायर benefit to be restored or compensation to be made when the instrument is cancelled or is successfully registered as being void or voidable। जब कोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करती है, या जो दूसरी कोई भी पार्टी है सक्सेसफुली किसी चीज को रेसिस्ट करती है क्योंकि वो बीइंग अ वॉइड या वॉइडेबल है, तो दोनों सिचुएशन में अगर सामने वाली पार्टी के पास कोई बेनिफिट चला गया है, इन द केस ऑफ वॉइड या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के सिचुएशन में, इफ द अदर पार्टी हैज गॉट सम बेनिफिट, देन इट इज अ ड्यूटी ऑफ दैट पार्टी टू रिस्टोर इट, वापस दे वो चीज को। अगर वो वापस दे सकते तो ठीक है, नहीं दे पा रही तो कोर्ट उससे कंपनसेशन मांग सकती है कि भाई आप कंपनसेट करें दूसरी पार्टी को। राइट, तो ये उसी के बारे में सेक्शन है 33। क्या कहता है? ऑन एडजजिंग द कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर कोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचती है, ठीक है, कोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर दिया जाए, द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू हुम सच रिलीफ इज ग्रांटेड, जिसको कोर्ट ने रिलीफ दी होगी, यानी जिसके फेवर में कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट गया होगा, और अगर उसको कुछ बेनिफिट पहुंचा है, ठीक है, तो प्लेंटिफ कोर्ट में आया था कि भाई इस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवा दीजिए, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करिए, इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करवा दीजिए, और कोर्ट ने कर भी दिया, लेकिन उस इंसान ने कुछ, क्या पता उसके बाद कोई फायदा पहुंचा हो, तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। So far as may be any benefit which he may have received from the other party and to make compensation to him, अगर वो रिस्टोर नहीं कर पा रहा है कुछ चीजों को जो करनी चाहिए थी, देन अगर नहीं कर पा रहा तो कंपनसेशन भी कोर्ट दे सकती है, which he may justice required, जो कानून के हिसाब से जो उचित लगेगा। और ऐसे ही डिफेंडेंट के ऊपर भी है, where a defendant successfully resisting any suit on the ground, जहां पे डिफेंडेंट जो है सक्सेसफुली रेजिस्ट कर पाता है एनी सूट ऑन द ग्राउंड, तब डिफेंडेंट को भी क्या करना पड़ेगा? दैट द इंस्ट्रूमेंट शॉट टू बी एनफोर्स अगेंस्ट हिम इन द सूट इज वॉइडेबल, कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपने नाम में वॉइडेबल है।
द कोर्ट में इफ द डिफेंडेंट हैज रिसीव, अब डिफेंडेंट को भी कुछ अगर फायदा पहुंच चुका है अंडर द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द अदर पार्टी, रिक्वायर हिम टू रिस्टोर सो फार एज मे बी सच बेनिफिट टू दैट पार्टी और टू मेक कंपनसेशन। चाहे प्लांटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, दोनों को क्या करना पड़ेगा? देखो एक चीज समझना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट में लिखा है जिसके फेवर में डिसीजन आया, प्लांटिफ के फेवर में डिसीजन आया है, जिसको रिलीफ दी गई होगी वो रिस्टोर करेगा। लेकिन जहां पे कह रहा है जो रेजिस्ट कर रहा है, डिफेंडेंट के बात कर रहा है कि डिफेंडेंट को भी प्रॉपर्टी जो है रिस्टोर करनी पड़ेगी, जो बेनिफिट उसको मिले होंगे, या अगर नहीं कर पा रहा तो कंपनसेट करे। बी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी कहता है, देखो कई बार ऐसा भी होता है कि माइनर भी तो हो सकता है, माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो या माइनर डिफेंडेंट है, दोनों सिचुएशन हो सकते हैं। माइनर प्लेंटिफ भी हो सकता है, माइनर डिफेंडेंट भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इज इट एनफोर्सेबल और नॉट? नो सर। इट इज नॉट एनफोर्सेबल। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। बट क्या कुछ जस्टिस भी तो होना चाहिए, सामने वाली पार्टी अगर माइनर ने कुछ डिफ्रॉड किया है, ठीक है, अगर पता चला माइनर ने फर्स्ट डॉक्यूमेंट बना लिए हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होता है, खुद ही कहता है कि मैं कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट करवाना चाहता हूँ, और कुछ उसके पास फायदा पहुंच चुका हो। सपोज करो माइनर ने 2 लाख रुपए एज अ टोकन मनी ले लिया है किसी से, क्या सामने वाली पार्टी माइनर के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकती है? नो सर। बिल्कुल नहीं जा सकती। अगर जाएगी तो एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। वो तो पूरा हमारा सेक्शन 11 जो है, सेक्शन हम 33 कर रहे हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली माइनर की बात कर रहे हैं। ए भी तो बहुत आसान ही था, हम माइनर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो माइनर जो है, सपोज करो माइनर ने, ए माइनर है, इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बी के साथ कि मैं आपको अपना मकान बेचूंगा, और बी ने खुशी खुशी इसको 2 लाख रुपए भी दे दिए हैं। अब एक बात बताओ, कैन बी अप्रोच द कोर्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? क्या बी कोर्ट में जा सकता है कि जनाब माइनर को बोलिए अपना मकान मुझे बेचिए और मुझसे 8 लाख रुपए और ले लें? कैन इट बी डन? नो, इट कैन नॉट बी नो डन। सर। बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये होगा तो कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट हो जाएगा। एनफोर्समेंट ऑफ व्हाट? एनफोर्समेंट ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। अच्छा एक बात बताओ, वॉइड एग्रीमेंट लिखो या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखो? एग्रीमेंट। इट इज एग्रीमेंट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये एनफोर्स होता ही नहीं है, तो इसलिए वॉइड एग्रीमेंट लिखना। ये छोटी छोटी सी गलती एक एक नंबर कम कर देती है प्रीलिम्स में। दैट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। जो वॉइड एग्रीमेंट एनफोर्स होगा ही नहीं। तो माइनर के खिलाफ भी नहीं जा सकता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। बट लेकिन माइनर के पास तो 2 लाख रुपए आ गए ना। माइनर के पास 2 लाख रुपए आ गए। माइनर खुद क्या करता है? माइनर प्लेंटिफ भी हो सकता है, माइनर डिफेंडेंट भी हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता है? यस। जब माइनर अगर प्लेंटिफ है, माइनर खुद ही कोर्ट में जा रहा है, माइनर खुद ही कोर्ट में जा रहा है। पहले तो इसने 2 लाख रुपए पहले घर के पेपर पेपर दिखा दिए, 2 लाख ले लिए। अब खुद ही माइनर कोर्ट में जाता है, कहता है कि जनाब इस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करवा दीजिए। ए जा रहा है कोर्ट में, ए मतलब माइनर कोर्ट में जा रहा है और कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट को, इंस्ट्रूमेंट समझ रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट जो बनाए होंगे इनने, इसको कैंसिल कर दीजिए। कैन माइनर डू दिस? क्या माइनर ऐसा कर सकता है? माइनर कर सकता है क्या ऐसा? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट तभी होगा जब माइनर रिस्टोर करेगा बेनिफिट। माइनर को क्या करना पड़ेगा? जो 2 लाख रुपए मिले वो वापस देगा नहीं देगा? या चट भी अपनी पट भी अपनी? हाँ जी, अरे इसमें बोलना पड़ेगा, ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसमें बोलना पड़ेगा आप सबों को। यस सर। हाँ जी समझिए, ये क्वेश्चन आते ही हैं, यहीं से उठ के आएंगे पेपर में क्वेश्चन। 33 के बी पे आ जाएगा मेंस का क्वेश्चन। तो बी जो माइनर, पहले तो इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बी के साथ, उसके बाद खुद ही कोर्ट में जा रहा है कि कैंसिल करवा दीजिए इंस्ट्रूमेंट। तो ए ऐसा कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, कोई मनाही नहीं है। लेकिन इसको कोर्ट तभी कैंसिल करेगी, कोर्ट कहेगी भाई साहब आप एक काम कीजिए, हमें तो न्याय देना है ना, कोर्ट को न्याय देना है। माना कि हम एनफोर्स नहीं करा सकते, द कोर्ट कैन नॉट पास एन ऑर्डर अगेंस्ट द माइनर फॉर द एनफोर्समेंट। अगर ये एनफोर्स करा देंगे तो अंडर सेक्शन 11 को हम जस्टिफाइड कर पाएंगे क्या?
तो फिर तो हमारा जो मोहरी बीबी धर्मोदास घोष है वो सारा केस पलट जाएगा। ठीक है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष पढ़ा तो होगा। यस सर। धर्मोदास, सर ये वाला जो सेक्शन है ये उस टाइम पे था, मतलब अरे ये नहीं था तो कोई और तो था, 1877 तो था एक्ट। ठीक है, ये तब भी था कॉन्सेप्ट भाई, 1963 तो नहीं था, इससे पहले ये तो था एक्ट। अच्छा उसमें कर दिया था उसको। उसमें भी इस तरीके से था, अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, केसेस भी बता दूंगा कौन कौन से केसेस को ध्यान में रखना है। तो प्लेंटिव जो है यहाँ पर एज अ माइनर जा सकता है कि कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बट ही हैज टू रिस्टोर द बेनिफिट व्हिच हैज टेकन प्लेस, जो उसने ये 2 लाख रुपए लिए रिटर्न करो, और इनफैक्ट कंपनसेशन यानी मॉनेटरी बेनिफिट भी देना पड़ेगा इसको, अगर ये 2 लाख नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो माइनर को क्या भी वापस करना पड़ेगा। एक सेकेंड में आपको पूरा चार्ट बन जाएगा इसका। तो माइनर को इसमें इफ अनेबल टू रिस्टोर द थिंग, अगर ये वापस नहीं कर पा रहा है ना वो चीज, तो इसको वैसे तो 2 लाख रुपए लिए हैं, कई बार ऐसी कुछ और सिचुएशन हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सपोज, ठीक है, प्रॉपर्टी हो तो प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी, इसको रिस्टोर करनी पड़ेगी, कैंसिलेशन हो जाएगा। अगर नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्टी रिस्टोर, तो इसको मनी कंपनसेशन देना पड़ेगा, कंपनसेशन। बट अगर माइनर डिफेंडेंट है तो माइनर डिफेंडेंट भी तो हो सकता है, नॉट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट फॉर द रिकवरी। क्या पता बी कोर्ट जाए, बी कोर्ट जाएगा, कहेगा जनाब मैं आपके सामने जस्टिस लेने आया हूं, मुझे न्याय चाहिए, मुझे माइनर से पैसा चाहिए वापस। ठीक है, और डिफेंडेंट ये कहता है, डिफेंडेंट क्या कर रहा है, देखो एक वर्ड यूज होता है ना, रेजिस्ट। अरे रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, डिफेंडेंट रोकता है, अपने डिफेंस में बात कहता है। डिफेंडेंट यहाँ पे माइनर, माइनर क्या कहेगा कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मत कीजिए, क्यों, क्योंकि मैं तो माइनर हूं, क्यों, क्योंकि मैं माइनर हूं, कह रहा है मैं माइनर हूं, कैंसिल मत कीजिए। तो ये तो वॉइड हो गया ना, हमने दोनों चीजें तो पढ़ी हैं 31 में, वॉइड और वॉइडेबल। इस सिचुएशन में बीइंग अ डिफेंडेंट और वो माइनर है और वो रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट क्यों कर रहा है, डिफेंस में कह रहा है कि मैं तो माइनर हूं। तो अब पहले तो खुद अपने बीइंग अ माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाद में एनफोर्समेंट की बात आई तो एनफोर्स करा हम पाएंगे नहीं क्योंकि कानून ने मना करा है। लेकिन भाई न्याय क्या कहता है, स्पेसिफिक रिलीफ क्या कहता है एक्ट, कि भैया न्याय तो देना पड़ेगा। तो इसको डिफेंडेंट को बीइंग अ माइनर क्या पे वापस करना पड़ेगा, सो क्या रिटर्न करना पड़ेगा, इसको रिटर्न करना पड़ेगा। इसने अगर इस 2 लाख रुपए को अपनी एस्टेट में लगाया है और उस स्टेट को से बेनिफिट जो हुआ हो। अच्छा, इस पे तो हम ऑलरेडी वैसे बहुत चर्चा कर चुके हैं। आप सेक्शन 11 देखिए कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें हमने देखा था अगर माइनर ने ये 2 लाख रुपए अपने बैंक में डाल रखे हैं, इसने माइनर ने 2 लाख रुपए अपने बैंक में डाल लिए, तो बैंक से वापस हो जाएंगे 2 लाख रुपए। हाँ जी, यस यस सर। और अगर ये खा गया, चटपट कर गया, सपोज करो टूर कर आया था ये तो लंदन का 2 लाख रुपए में, वापिस होंगे? नो सर। तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तब नहीं हो पाएंगे, ये ध्यान रखना है। खा गया तो खा गया, तुम्हारी गलती थी, तुमने देखा क्यों नहीं पहले वो माइनर है या नहीं है। बट हाँ, अगर इसने बैंक में डाल रखे हैं या अपनी प्रॉपर्टी कुछ खरीद ली हो, 2 लाख रुपए से कुछ खरीद लिया हो, क्या वो वापिस होगा? हाँ जी बिल्कुल वो वापिस होगा। तो ही और इज स्टेट बेनिफिटेड, उसको स्टेट को कितना बेनिफिट हुआ वो वापस हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं, एक दो केस लॉज हैं वो भी देख लेते हैं, माइनर से रिलेटेड है। हमने माइनर के कॉन्ट्रैक्ट की बात जब करी थी तो सेक्शन 11 हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कितना समझ में आया था। ठीक है, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट जो है सेक्शन 11 में सबसे लीडिंग केस कौन सा था? मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदुदास। मोहरी बीवी, कई जगह बी आई लिखा है, कई जगह WI। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड होगा। वॉइड होता है या वॉइड एब इनिशियो होता है? void ab initio। अब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो होगा। ठीक है, एक तो ये केस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमने
क्या कोई और केस पड़ा था जहां पे हमने देखा था कि अगर माइनर ने फ्रॉड किया है, माइनर ने को फ्रॉड किया है, क्या माइनर से कंपनसेशन लिया जा सकता है? माइनर से कंपनसेशन लिया जा सकता है क्या? खानगुल केस। इससे पहले बताइए, मैंने कहा माइनर से कंपनसेशन लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता? किस केस में कहा था कि नहीं लिया जा सकता, कैन नॉट बी रिकवर्ड? धर्मदास घोष। और बताइए। अच्छा एक बात बताओ, माइनर को ये कहा जा सकता है कि टू रिस्टोर द बेनिफिट? सर अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नो। रिस्टोर द बेनिफिट और मेक कंपनसेशन वाज कंसीडर्ड। किस केस में कंसीडर किया गया था ये बात को लेकर कि अगर माइनर ने फ्रॉड किया है तो उससे रिस्टोर बेनिफिट कराए जा सकते हैं, कि माइनर को रिस्टोर करने के लिए कहा जा सकता है कि भाई आपने जो बेनिफिट लिए हैं उसको वापस करें। खानगुल आपने बिल्कुल ठीक बोला है, लेकिन वो इससे पहले भी एक और केस था, वो बताइए मुझे, पेपर में वही पूछा जाएगा। अरे इंग्लिश केस का नाम बताइए, इंग्लिश केस। अच्छा सर वो लेस्ली वर्सेस जी, शेल। लेस्ली वर्सेस शेल याद रखना है, ठीक है? लेस्ली वर्सेस शेल। क्या कहा था इसमें भाई, अगर प्रॉपर्टी जो है इफ इट इज ट्रेसेबल, सारी चीज मैं थोड़ी ना बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इफ द सर लेकिन प्रॉपर्टी ये इज, तो इंग्लिश केस है ना। हाँ तो मैंने इंग्लिश केस ही तो बोला है बाद में। अच्छा। सीक्वेंस याद रखो, मोरी भी इंडियन केस है, 1903 का है। लैशली जो 1914 का केस है, ठीक है? इसमें कह देगा कि प्रॉपर्टी कैन बी रिस्टोर्ड इफ इट इज अ ट्रेसेबल, अगर जिसको ढूंढा जा सकता है तो वो रिस्टोर हो जाएगी। बट द माइनर कैन नॉट बी कंपेल, माइनर कैन नॉट बी कंपेल फॉर व्हाट? फॉर टू परफॉर्मेंस। पे द कंपनसेशन, कंपनसेशन के लिए नहीं किया जा सकता माइनर को। बट इसके बाद एक बहुत अच्छा केस आया था, मुझे बताइए, जिसमें ये सारा पलट दिया था। किस केस में पलटी थी इस रीजनिंग को कि माइनर को कंपेल भी किया जा सकता है कंपनसेशन के लिए? खानगुल। खानगोल, ठीक है, याद रखना खानगोल। लेकिन खानगोल का यूज इतना इसलिए नहीं था क्योंकि लाहौर का केस था। खानगुल वर्सेस लखा सिंह, ठीक है? लखा सिंह 2000 कह रहा हूँ 1928 का केस था ये, दैट वाज ऑन 1928। इसका ईयर भी याद रख लेना, सीक्वेंस में याद करना, 1903, 1914, 1928। इसमें कह दिया गया था कि हाँ माइनर को कैन बी डायरेक्टेड टू मेक द कंपनसेशन, ठीक है? माइनर को कंपनसेशन देने के लिए कहा जा सकता है, बिल्कुल, माइनर कैन बी कंपेल्ड टू पे कंपनसेशन। बट एक बार बताइए, इसके बाद कोई और जजमेंट आई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की? सर अयोध्या केस। अब आपने क्या नोट्स खोल रखे हैं? नो सर ये थोड़े बस नाम याद है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट कौन सा था? अयोध्या प्रसाद, ठीक है? स्पेलिंग चेक कर लेना, अयोध्या प्रसाद। इस केस में क्या कहा गया? नहीं जी नहीं, नहीं किया जाएगा, माइनर को कंपनसेशन के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। अयोध्या प्रसाद वर्सेस चंदन लाल, ये सीक्वेंस में याद करना, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। ये लेट जजमेंट थी 1937 की, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था अयोध्या प्रसाद चंदन लाल के केस में कि माइनर कैन नॉट बी कंपेल्ड, माइनर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू पे दी कंपनसेशन, ठीक है? लेकिन इसके बाद जब हमारे पास ये बना एक्ट रिसेंटली 1963 में, तो एक लॉ कमीशन थी, इसने रिकमेंडेड किया था कि माइनर को कंपेल कर दिया जाए। लॉ कमीशन ने जब ये एक्ट बना 1963 में, तो दे वर ऑफ द व्यू के कहीं ना कहीं हमें ऐसा प्रोविजन रखना ही चाहिए। सेक्शन 33 का 2 जो है, दैट इज, इसमें प्रोविजन है दैट द माइनर कैन बी कंपेल्ड टू पे द कंपनसेशन, ठीक है? माइनर को दबाव डालना जा सकता है, बट नॉट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि माइनर को अगर हम एनफोर्स करा देंगे तो आपको, आई एम श्योर आप अगर कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो देखेंगे तो इससे बहुत ज्यादा डिटेल में हमने बात करी है, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेट्स कम बैक टू दी सेक्शन 33। तो आज की स्थिति है, माइनर से कंपनसेशन भी लिया जा सकता है, प्रॉपर्टी भी रिस्टोर्ड हो जाएगी, बट इट शुड बी ट्रेसेबल होनी चाहिए।
जो ट्रेसेबल नहीं है, जो खा गया है, वो पार्टी में उड़ा गया है, तो वो रिकवर नहीं होगा पैसा। ठीक है, पढ़ लेते हैं। दैट द एग्रीमेंट sought to be enforced against him in the suit is void। वो कार क्यों void है, उसका कारण है because by reason of his not being competent to contract, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मना करता है कि माइनर कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। इस वजह से वो void है, और इनफैक्ट void है, इशू है। द कोर्ट में इफ द डिफेंडेंट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट, डिफेंडेंट कौन है यहाँ पर? हु इज डिफेंडेंट? ये माइनर। माइनर लिख लो, बार बार कंफ्यूजन ना हो फ्यूचर में। माइनर डिफेंडेंट है। If the defendant has received any benefit under the agreement from the other party, उसको कोई फायदा पहुंचा हो माइनर होने के नाते, require him, कानून उसको कहता है भाई रिस्टोर कर, require him to restore so far as may be such benefit to that party to the extent to which he or his estate has benefited thereby। यानी उसकी संपत्ति को जो भी फायदा पहुंचा होगा माइनर की, माइनर ने 2 लाख रुपए लेकर, अगर कार खरीद ली हो तो बताइए, 2 लाख रुपए लेकर उसने कार खरीद ली, तो क्या कार वापस जाएगी किसके पास? यस सर। हाँ जी, तो कार वापस होगी नहीं होगी? यस सर, हो जाएगी ना, बिल्कुल। ट्रेसेबल तो है। हाँ जी, ट्रेसेबल भी है, वापस हो जाएगी कार। ठीक है, या उसको दे दी जाएगी मालिक को, तुम्हें चाहिए तुम रख लो। ठीक है, बट अगर वो खा गया, पार्टी वार्टी में पैसा उड़ा गया, तो फिर उसको आप रेस्टोर नहीं करवा पाएंगे। तो ये एक तो सर लिमिटेड सेंस में है। तो सर अगर जब ये माइनर जब प्लेंटिफ होगा तब वो खुद अप्रोच कर रहा है कोर्ट कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो फिर अगर उस केस में रीस्टोर अगर नहीं कर पाता है, मतलब पैसे नहीं हुए, तो यही वाला अप्लाई हो जाएगा प्रोविजन, मतलब ट्रेसेबल वाला। पहली बात इसमें लिखा नहीं है प्लेंटिफ के पॉइंट हाँ। ऑफ व्यू से, प्लेंटिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ द यूसेज ऑफ द टाइम के हिसाब से कंक्लूजन ही निकल गया है, क्योंकि वहां पर तो माइनर खुद गड़बड़ करके खुद ही कोर्ट में आ रहा है, खुद गड़बड़ करके खुद ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना के खुद कोर्ट में आ रहा है। तो हमने एक बात पढ़ा था ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? Whosoever is coming before the court come with a clean hand। अब देखो, अगर कोर्ट ने उसको कैंसिल नहीं करा वो डॉक्यूमेंट को, तो कहीं ना कहीं जो वो है, क्या नाम है, जिसके फेवर में डॉक्यूमेंट बना होगा, बाहर जिसके फेवर में डॉक्यूमेंट बना होगा, तो वो अगर अनअटेंडेड उसको कैंसिल नहीं कराएगा माइनर, तो कहीं ना कहीं वो उसको नुकसान भी तो पहुंचा जाएगा माइनर को फ्यूचर में। और माइनर इसीलिए कोर्ट में आ रहा है कि भाई मैं डॉक्यूमेंट वो कैंसिल करा लूं। और जब तू कैंसिल कराने आ रहा है, जो तूने 2 लाख रुपए लिए हैं वो वापस तो करेगा। ठीक है, वो वापस करने पड़ेंगे और कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो नहीं ढूंढ पा रहा है ना, अगर वो खा गया है तो भी देने पड़ेंगे, क्योंकि कानून प्रोटेक्ट तो करता है माइनर को, बट इसका मतलब ये नहीं माइनर ही शातिर दिमाग और सब चीजों को बेईमानी कर रहा हो। और धीरे धीरे माइनर वाले सिचुएशन में मुझे लगता है कानून की जजमेंट ऐसी आने लग जाएगी जहाँ पे माइनर को दबाव डाला जाएगा कि भाई तू खा भी गया है ना, तो भी लेके आ। क्या पता फ्यूचर में आ जाए, क्योंकि आजकल के माइनर जो है ना 18-17 साल के, वो बहुत शातिर है। अभी रिसेंटली आपने देखा है ना, एक मर्डर का जो केस हुआ है ये रोहतक में, देखा है कि इस पूरी फैमिली को उसने 4 लोगों को मार दिया। अभी तक वैसे सब चीजें खुलकर नहीं आई है, देखा ही नहीं देखा है केस? वो अपना जेंडर चेंज करना चाहता था लड़का, नहीं देखा था। अरे इतना लीडिंग केस चल रहा है आजकल। उसने अपने पेरेंट्स में मम्मी पापा को भी मार दिया, गोली मार दी, बहन को मार दी, दादी या नानी को, एक को, 4 लोगों का मर्डर कर दिया उसने। तो बड़े शातिर लोग हैं अब आजकल पैसों के लिए, बिकॉज उसके जो पेरेंट्स है ना जेंडर के उसको जेंडर चेंज करने के लिए मना कर रहे थे, तो अल्टीमेटली उन सबको मार दिया। और इतना हैंडसम लड़का था वो, तो पूरी अच्छी फैमिली थी। तो पता नहीं है लोगों का, माइनर भी आजकल बड़े शातिर हो रहे हैं। तो लॉ धीरे धीरे उनको प्रोटेक्ट करना क्या पता बंद कर दे। जैसे हमने देखा था ना पहले जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, पहले तो 18 साल की एज थी, 16 करी ना, 16 से 18 कर दिया कि दे कैन बी ट्राइड एज एन एडल्ट। तो कुछ बदलाव की तो जरूरत है। चलो ये हमारा खत्म हो गया 33 तक। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है 34
ठीक है, काफी है इतना 31 पे 33 पे। अब यहाँ से हमारा 34 जो है वो स्टार्ट होगा, लेकिन एक बड़ा टॉपिक है डिक्लेरेटिव डिग्री। समझाने को तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, लेकिन विद केस लॉ समझेंगे, टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, तो विल डू इट टुमारो, कल करेंगे इसको हम। ठीक है, कल करेंगे इसको।